शादी जो है वो बेसिकली आज़ादी पे कदम लगाती है, बाउंड कर देती है। भी बार बार सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इट्स ओके, अगर आपका नहीं रिलेशनशिप चल रहा तो इट्स फाइन, वॉक आउट ऑफ इट। अर्लियर एज में मैरिज कर देनी चाहिए ताकि मेंटल कंपैटिबिलिटी इकट्ठे डेवलप हो। आपस में एक दूसरे को अब जाकर रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं नहीं, हम तो हमारे मूड मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं कि मेल ईगो हर्ट होती है मतलब उनको होता है कि बस माँ ही पालेगी, माँ ही देखेगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ। कि वो अपने बच्चों को समझाते ही नहीं है कि आपने क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस नहीं करना और मामला को किस तरह से रेजोल्यूट करना है। फिर जो ये वाले तमाम मामलात हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ के, इनको भी या तो बहुत ही शर्माया जाता है इनको लेकर कि नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह हो है, या फिर जो है वो मजाक किया जाता है बस। मेल या फीमेल अपने घर में अपनी नीड्स को जस्टिफाई होता हुआ नहीं देखता तो देन ही लुक्स फॉर समथिंग एल्स। कॉन्सेप्ट बना होता है कि प्रिंस आएगा और प्रिंस चार्मिंग मुझे बचा कर ले जाएगा। लेकिन छोटी सी बात के ऊपर या मर्द तलाक देता हूँ या खातून मुझे खुला दे दो, मुझे तलाक दे दो। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रिवाइवलिस्ट पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, सिस्टर सारा चौधरी। कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है गुफ्तगू का कि द कंसेप्ट ऑफ मैरिज एंड फैमिली इन मॉडर्न टाइम्स। हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको इंटेंशनली और इंटेंशनली प्रोबेबली टारगेट भी किया जा रहा है और हमें इसमें एक बहुत शार्प जो है वो स्लोप नज़र आ रही है अगर हम ग्राफ की तरफ देखें। सो आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा क्या फैक्टर्स फ़ील होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो कोलैप्स करता हुआ नज़र आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग। और शादी की हम बात करें, ओवरऑल एक माशरे की हम बात करें, अपनी स्पेशली जो हमारी यूथ है उसकी बात करें। अम, एक ज़माने तक जो बच्चों की तरबियत थी या उनके कॉन्सेप्ट्स थे या उनके जो भी ज़िंदगी को लेके ख़यालात थे ना, वो हम लोग बनाते थे, यानी वालिदैन, बुज़ुर्ग, सोसाइटी। लेकिन विद टाइम हमने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे-जैसे मीडिया जितना आया, उसने आहिस्ता-आहिस्ता इन रोल्स को रिप्लेस कर दिया। बच्चे आजकल तो ख़ास तौर पे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा ईज़ी जो एस्केप होता है पेरेंट्स के लिए वो ये होता है कि बच्चे को स्क्रीन दे दें। और वहाँ पर वो जो भी देख रहे हैं, चाहे वो कार्टून्स हैं, मूवीज़ हैं, ड्रामाज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ़ कोर्स, वहाँ से वो जो सीख रहे हैं उसकी बेसिस पे वो अपनी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उनके बारे में एक परसेप्शन बना रहे हैं। शादी की जहाँ तक बात है तो शादी किस लिए की जानी चाहिए, शादी के बाद क्या स्ट्रगल्स आ सकती हैं, कौन-सी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आएँगे, कौन-सी चीज़ों में आपने कहाँ पर क्या कदम रखने हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, एक रिश्ते को आपने किस तरह लेकर चलना है, किस तरह सब्र करना है, अपने स्पाउस से आपने क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी हैं, क्या नहीं रखनी हैं। ये सारी चीज़ें बहुत एक लंबे अरसे से मैं कहूँगी कि ये हमें मीडिया सिखा रहा है। और वहाँ पर डेफ़िनेटली बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है। यानी हर चीज़ को रोमांटिसाइज़ कर दिया जाता है, हर चीज़ के बारे में आपको यानी शादी से पहले एक जो पूरा फॉलिंग इन लव एंड फाइंडिंग योर आइडियल, फाइंडिंग द परफेक्ट पर्सन, हस्बैंड और वाइफ, और वो जी पहली नज़र की मोहब्बत एक्सेट्रा, ये वो इन सारी चीज़ों को इतना हाईलाइट कर दिया कि पहले तो एक इंसान के जहन में जब वो एक जवानी वाले टाइम में होता है, उसका सारा फोकस जो है ना वो बस एक मोहब्बत के ऊपर होता है कि जी बस ये लव स्टोरी मेरी लाइफ की होगी, एक सिंड्रेला वाली या जी एक्स वाई जी जो भी उन्होंने आइडियलाइज़ की होती है, कोई मूवी या कोई भी करेक्टर या कोई भी स्टोरी, चाहे वो इंडियन हो, हॉलीवुड के कहीं भी, या फिर उन्होंने जो स्टोरीज़ पढ़ी हुई हों, तो उसकी बेसिस पे उनका पहले लड़कियों का तो ख़ास तौर पे यही कॉन्सेप्ट बना होता है कि प्रिंस आएगा और प्रिंस चार्मिंग मुझे बचा कर ले जाएगा। लेकिन इन रियलिटी दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑफ कोर्स। लाइफ और रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट देन दैट, क्योंकि आपकी एक शख्स से शादी नहीं हो रही है, बल्कि आपकी एक पूरी फैमिली में आप जाते हो, आपका सारा एनवायरनमेंट बदलता है, एंड देन शादी होती है। तो दैट डज़ नॉट मीन कि अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शादी होकर आपके लड़की के ऊपर हस्बैंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यानी आप पेरेंट्स की तरफ थे, तो नेचुरली वहाँ पर आपका कुछ और लाइफस्टाइल था। समटाइम्स पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा होता है बेटियों को, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई काम ख़ास, हर चीज़ आपको बेड पे ही सर्व हो रही है, हर चीज़ रेडी मिल रही है। नाउ आपका, अब आप बीवी हैं, आप हस्बैंड की तरफ गई हैं, अब आपको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ही नहीं बल्कि हस्बैंड का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एंड सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड, ना उनके ऊपर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने से बढ़कर। पहले वो कमा रहे थे, नहीं कमा रहे थे, डज़न्ट मैटर, नाउ नाउ दे हैव टू मेक श्योर दे हैव टू प्रोवाइड फॉर द वाइफ।
सो इन चीज़ों की वजह से मुझे जहाँ तक लगता है ना कि एक तो सबसे पहली के बुनियाद ही जो है ना, बुनियादी एक तसव्वुर शादी का, वो ही सारा गड़बड़ हो गया। सो जब कोई हमारे बच्चे जो है वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ और ही सोच रहे हैं, और जब हो जाती है शादी, फिर वो ऐसा नहीं होता है सब कुछ, वो कुछ और ही होता है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हैं कि अच्छा अब यहाँ पर हमने कितना सब्र करना है, नहीं करना है। एंड देन फिर उनको ये कॉन्सेप्ट भी बार बार सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इट्स ओके, अगर आपका नहीं रिलेशनशिप चल रहा तो इट्स फाइन, वॉक आउट ऑफ इट। सो हमने बेसिकली शादी को भी जो है वो, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे ऊपर क्योंकि प्रेशर रहता है सोसाइटी का, वी हैव टू कीप इट हलाल, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम आइडियलाइज तो जो है उन रिलेशनशिप्स को या उन लोगों को या उन कपल्स को देख रहे हैं ना, जहाँ पे हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है, वो एक रिलेशनशिप रखते हैं और वो लिविंग रिलेशन तब तक चले जाते हैं, और उसको 1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक चलाया जाता है, जब उनको लगता है कि नाउ इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो वी विल पार्ट आवर वेज़। तो वो सेम उसी तरह से अब हमने शादी को लेना शुरू कर दिया है। हालाँकि शादी में तो यही था कि आपने अपना बेस्ट देना है, आपने पूरी कोशिश करनी है। हाँ, कुछ बाउंड्रीज़ थी, कुछ लिमिटेशंस थी कि अच्छा एक्सट्रीम केसेस में येस यू हैव ऑल द राइट कि यू कैन गो एंड आप उससे वॉक आउट कर दें। लेकिन अब वो वॉकिंग आउट को भी हमने जो है ना, वो बहुत बेसिक रीज़न्स पे भी उसको ओके कर दिया अपनी यूथ के लिए कि इट्स ओके, अगर आपस में एक दूसरे को अब जाके रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं नहीं, हम तो हमारे मूड मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारी प्रेफरेंसेस एक जैसी नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल्स एक जैसे नहीं हैं, मुझे ज़िंदगी से कुछ और चाहिए, इसको ज़िंदगी से कुछ और चाहिए, लेट्स पार्ट आवर वेज। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ अब एक कॉन्सेप्ट ये बहुत प्रिवेल करना शुरू हो गया है कि शादी जो है वो बेसिकली आज़ादी पे कदगन लगाती है, बाउंड कर देती है। सो एक टाइम तक हमारे सामने ये इन केस ऑफ वुमेन था कि ख़वातीन का ये शिकवा होता था कि हमें कैद कर दिया गया ये। लेकिन अब हमें ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि मेल्स भी यही क्लेम करते हैं कि ये पाबंदी है, इसलिए हम लोगों ने नहीं करना। तो आप इस क्लेम को कहाँ पे, वेयर डू यू स्टैंड विद इट? देखिए, बात वहीं आ जाती है ना कि हम ज़िंदगी का मकसद तो समझें ना, और एक मुसलमान होने के नाते हम दीन के तमाम फ़ैसलों को समझें कि उनकी क्या हिकमत है उनके पीछे छुपी हुई। शादी एक्चुअली तो जब हम निकाह का भी मकसद देखते हैं या शादी का मकसद देखते हैं, तो दीन तो हमें ये बताता है सुकून हासिल करने के लिए था एक दूसरे के लिए, और एक लिबास बनाया गया, कहा गया उसको, फिर एक एक काइंड ऑफ सपोर्ट उसको कहने का की कोशिश की गई कि वो एक सपोर्ट है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बाउंड लग जाती है। नेचुरली साइकोलॉजिकली ना लोग नहीं इस चीज़ को देखते हैं, बस एक दूसरे की जो बात आ गई है, जो हमारे ज़हनों में हमें ब्रेन वॉश किया गया, उसी को देख के ब्लाइंडली हम उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं कि जी हाँ, हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आज़ादी की बात ये है कि आपको आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? आपको ट्रैवल करने की आज़ादी चाहिए, आपको खाने-पीने की आज़ादी चाहिए, आपको कपड़े पहनने की आज़ादी चाहिए, आपको आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? हर जायज़ चीज़ तो अलाउड है शादी में। आप मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ़ कोई इस तरह की एक दूसरे के ऊपर बाउंड लगाएँ, इल्ला माशाअल्लाह के कोई किसी के कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो दैट्स अनदर थिंग। वरना कोई इस तरह बिला वजह तो कोई किसी को बाउंड नहीं करेगा। और अगर किसी केसेस में कहीं पर कुछ ऐसा चल भी रहा है कि जहाँ हमारे पास जैसे काउंसलिंग के लिए आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, मेरी पॉडकास्ट में भी अक्सर जब क्वेश्चंस आते हैं कपल से रिलेटेड, तो पूछा जाता है कि जी अगर हस्बैंड माँ बाप से बिला वजह नहीं मिलने दे रहा तो क्या करें, वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक्सेप्शनल है, वो कहीं कहीं कोई इस तरह के एक्सट्रीम केसेस आ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में बस एक जो है हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है, तो उसके बाद एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हस्बैंड ने अगर कहीं जाना है, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना है, कहीं और ट्रैवल करना है, वाइफ के साथ ट्रैवल करना है, तो दैट्स देयर, दे कैन ट्रैवल, वाइफ भी ट्रैवल करती हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ को आज़ादी समझते हैं कि ऑपोजिट जेंडर के साथ जो है फ्रैंकली दोस्ती रखना और जी बातें कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, तो वो तो सबसे पहले एज़ अ मुस्लिम इस्लाम ने भी अलाउ नहीं किया है, और फिर नेचुरली आपका हस्बैंड और वाइफ भी आपसे जो है उस चीज़ की डिमांड करेगा कि डोंट डू दैट। सो ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हम आजकल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आज़ादी को, हर चीज़ में ही आज़ादी को लाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आज़ादी आप कह किसको रहे हैं और आपको आज़ादी चाहिए किससे है? दैट्स द मेन क्वेश्चन। अच्छा, आज़ादी की आपने भी बात की है, तो ये मेरे भी इसमें पर्सनली भी क्वेश्चन है कि कई दफ़ा फेस करना पड़ता है कि अब आपकी फैमिली बन गई है, जिस तरह बिफोर मैरिज एक बच्चा है या बच्ची है, उसका आना-जाना, घूमना-फिरना अपनी फैमिली के साथ होता है और टू सम एक्सटेंट फ्रेंड्स के साथ भी होता है। लेकिन डेफ़िनेट सी बात है, जब आप एक दूसरी फैमिली में शिफ्ट करते हैं, तो आपको स्पाउस की सूरत में एक दोस्त भी मिलता है। सो अक्सर कपल्स के अंदर ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा राइज़ होता है कि मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ कि हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली का, लेकिन ये कहती हैं या ये कहते हैं कि मैंने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। सो इज़ देयर अ लाइन या ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक स्पेस होनी चाहिए पर्सनल की, जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ इंटरेक्ट कर सकें? देखिए, ये हर इंसान को समझने की ज़रूरत है। जब तक कोई बच्चा है ना, तब तक तो तब भी पेरेंट्स को जो है ना, वहाँ पे भी हम यही उनको गाइड करते हैं, और
समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने बच्चों को गाइड भी करना है ना, तो इस तरह नहीं करना कि आपने उनको बिल्कुल कैद कर देना है। इवन तो कि आपका कंसर्न सही होगा अपनी जगह कि बच्चा बिगड़ ना जाए वगैरह वगैरह वो, लेकिन तब भी आपने कहीं न कहीं उनको जाने भी देना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उनको कैद कर देना और जाने नहीं देना कि नहीं जब 22-25 साल के हो गए फिर ही जाओगे। सो इसी तरह से हस्बैंड एंड वाइफ भी अगर हैं तो फ़ाइन, अगर तो कोई जायज़ रीज़न हो तो और बात है। जैसे अगर खातून जो है वो कहीं जाना चाह रही हैं, अकेले कहीं जाना चाह रही हैं और हस्बैंड उनको मना करते हैं, तो अगर उसके पीछे तो कोई रीज़न है तो दैट्स फ़ाइन। बिला वजह जो है ज़ाहिर-सी बात है दोनों को एक-दूसरे के ऊपर रोकथाम नहीं लगानी चाहिए और हस्बैंड को भी अलाउड होना चाहिए, गिवन दैट ये भी ना हो कि बस वो डेली का एक वो बना लें कि जी आए काम से, अब ज़ाहिर-सी बात है वाइफ़ घर में अकेली थी, आपने पूरा दिन उसको टाइम नहीं दिया, आए आपने खाना खाया, चाय पी और चले जी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। रात को लेट आए और फिर थके हुए थे, सो गए, सुबह ऑफ़िस जाना है। अब आप अगर कंटिन्यूअसली यही करते जा रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स फिर आपका रिलेशन आपके लिए इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स आपके लिए हमेशा तो नहीं रहेंगे, कभी ना कभी वो भी कहीं न कहीं बिज़ी हो जाएँगे और वो आपको छोड़ जाएँगे। एट द एंड आपकी वाइफ़ है, आपका रिलेशनशिप जो है वो इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह से हैविंग सेड दैट, ये भी नहीं होना चाहिए कि वाइफ़ बिल्कुल भी अलाउ ना करे। सो अगर लेट्स से वीकेंड्स हमारे पास 4 आते हैं 1 महीने में और आगे-पीछे नहीं टाइम मिलता और हस्बैंड को 4 वीकेंड्स ही मिलते हैं, तो उसमें से अगर वो 1 वीकेंड पे या 2 वीकेंड्स ऐसे बाँट लेते हैं वाइफ़ से डिस्कशन करके कि ठीक है मुझे फ्रेंड्स को भी जाना होता है, थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए, तो बिकॉज़ नेचुरली फ्रेंड्स की कंपनी कुछ और होती है, स्पाउस की और होती है, फैमिली की कंपनी कुछ और होती है, कॉलीग्स की और होती है। हर एनवायरनमेंट में आपको डिफरेंट किस्म का कंफर्ट लेवल मिलता है, डिफरेंट किस्म का आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। सो अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं आपस में और वाइफ़ को भी ये समझना चाहिए कि ठीक है, वो बैलेंस कर रहे हैं, वो मुझे भी टाइम देंगे, बच्चों को भी टाइम देंगे, उसमें वो कह रहे हैं कि 1 वीक या 2 वीक मैं उधर जाना चाहता हूँ कुछ देर के लिए फ्रेंड्स के साथ। तो उसपे भी वाइफ़ को भी ये नहीं करना चाहिए कि नहीं तुम बिल्कुल जाओगे ही नहीं, हमारे पास ही रहो। या इसी तरह से कुछ केसेज़ में ये भी है कि हाँ, वाइफ़्स भी हस्बैंड को कंट्रोल कर लेती हैं कि जी आप अपने अम्मी-अब्बू से, अपनी बहनों-भाइयों से नहीं मिलेंगे। दैट्स नॉट नॉट राइट। देखें इस्लाम तो हमें ये बताता है कि जो जहाँ पर जायज़ कोई किसी के ऊपर आपने रोकथाम लगानी है वो तो दैट्स देयर। कोई अगर आपका हस्बैंड ऐसी कंपनी में जा रहा है जहाँ हमें पता है कि वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर वहाँ पर कोई गलत चीज़ें होती हैं, हराम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप उन्हें प्लीज़ रोकिए और बल्कि आप फैमिली से भी बात कर सकते हैं कि वहाँ जाते हैं, मैं इन्हें मना करती हूँ, नहीं जाते। लेकिन अगर आपको पता है कि द कंपनी इज़ ओके और वहाँ जाने तो दैट्स ओके, जाने दो उनके फ्रेंड्स के पास। इसी तरह से उनके अगर पेरेंट्स जो हैं, उनके पास ना जाने के लिए पहली बात ये है कि दोनों को ही एक-दूसरे के ऊपर इस तरह की कोई बाउंड्रीज़ नहीं सेट करनी चाहिए और इस तरह की रोकथाम नहीं लगानी चाहिए, तुम अपनी अम्मी से नहीं मिलोगे, तुम अब आप अपनी अम्मी से नहीं मिलेंगे, ऐसा। दैट्स टॉक्सिक आई वुड से एंड दैट्स नॉट हेल्दी। इल्ला माशाल्लाह एज़ आई सेड कि कोई बहुत बड़ा डेंजर है, कोई आपको लगता है कि लड़के का या लड़की के घर का भी कोई ऐसा माहौल है कि इतना वो अल्लाह माफ़ करे कोई ख़राब किस्म का माहौल है कि जब वहाँ जाकर ये इनका ईमान ही ख़राब हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अदर देन दैट आई गेस सबको इतना फ्रीडम आपस में देना चाहिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप जाएँ और ट्रस्ट होना चाहिए प्रोबेबली। बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि आपको कभी हो सकता है कंसर्न हो किसी का दूसरे को लेकर, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक इंसान जो 20-25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, तो वो कुछ ना कुछ तो उसकी मैच्योरिटी होगी ना, अपना अच्छा-भला वो भी अच्छा-बुरा वो भी समझता ही होगा। तो आप ये मत हर वक़्त जज करते रहें, सोचते रहें कि नहीं ये 35 साला खातून या ये 40 साला मर्द जो है, ये कुछ भी नहीं अपना अच्छा-बुरा जानता और ये कोई बेवकूफ़ी ही करेगा। सो वी शुड ट्रस्ट ईच अदर एज़ वेल और अच्छा ट्रस्ट, पॉज़िटिव ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं इंशाल्लाह इसको भी इतनी तो समझ है, ये ऐसा कदम नहीं उठाएगा या ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा या ऐसे लोगों से नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट्स अब पाए जाते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अर्लियर एज में मैरिज कर देनी चाहिए, ताकि मेंटल कंपैटिबिलिटी इकट्ठे डेवलप हो। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, लेट एजेस में करनी चाहिए, ताकि तब तक जो सीनियॉरिटी है या आपकी मैच्योरिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो आप इन दोनों में से किसके साथ स्टैंड करती हैं? अम, मुझे ये लगता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स रीसेंट काफ़ी केसेस देखे हैं और बहुत से पॉज़िटिव केसेस देखे हैं और बहुत से नेगेटिव भी देखे हैं। तो मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन ये है कि आई गेस हम सभी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चे जाने ना जाने खुद को, हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ ही लेते हैं। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है, कुछ बच्चों की नेचर ऐसी होती है कि वो इवन बाय द एज ऑफ 14-15 आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर वेरी मैच्योर। ये अभी से एक ऐसे लेवल पे हैं कि लाइफ़ की ज़िंदगी की जो होते हैं ना, कहते हैं कि मुश्किलात को या ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को, ज़िंदगी के मतलब को ये समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी, दोनों लिहाज से। कुछ बच्चे होते हैं कि वो 20 साल की उम्र पे भी पहुँच गया होता है ना, तो आपको अंदाज़ा हो रहा था कि नहीं, चाहे वो लड़की है या लड़का, आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि नहीं ये
अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि अगर इनके ऊपर कोई बहुत ऐसी चीज़ आएगी, कोई ज़िम्मेदारी आएगी तो स्पेशली बॉयज़ आई वुड से। क्योंकि रिसेंट भी कोई इस तरह का एक केस था जहाँ पर एक्चुअली हम तो खुश थे कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि कर दी गई है यंग एज में। बट समहाउ वो लड़का बहुत ज़्यादा इमेच्योर था मेंटली और उससे वो हैंडल नहीं हुई सिचुएशन और बहुत कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हुआ और फिर इवेंचुअली डिवोर्स हो गया विद इन अ ईयर एक्चुअली ईयर और 2। सो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि हमें कोई स्कूल ऑफ थॉट्स या कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं बना लेना चाहिए। इस्लाम ने जिस चीज़ में एम्फसाइज़ किया वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है और उसका मैं साथ देती हूँ कि यंग एज में शादी करनी चाहिए और उसकी रीज़न हमें पता ही है, वी आर नॉट किड्स एनी मोर। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि हाँ, हमें थोड़ा-सा अपने बच्चों को जज कर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कों को, कि वो जो है वो ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी है कि नहीं है और वो सँभाल पाएगा जब उसके साथ एक बीवी आएगी तो क्योंकि लड़की या बीवी जो भी आएगी, उसकी अपनी डिमांड्स होंगी, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसके कंसर्न्स होंगे। हो सकता है अगर वो यंग है तो उसके भी कन्फ्यूजन ही चल रही होगी दिमाग में कि ये क्या हो गया। तो एटलीस्ट द बॉय शुड बी मैच्योर इनफ कि वो उसको हैंडल कर सके, टैकल कर सके और सँभाल सके, बजाय इसके कि प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएँ। अच्छा, लेकिन हमारे पास एक कुछ केस स्टडीज़ ऐसी भी हैं कि जिसके अंदर ऑब्ज़र्व किया गया कि बेटा या बेटी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि इमैच्योरिटी का मुज़ाहरा इस सेंस में कर रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक अप नहीं करता और जिसे कहते हैं ना खिलंड्रापन पाया जा रहा है। तो बड़ों ने कहा कि जी इसकी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा या ये ठीक हो जाएगी, ये ससुराल में जाएगी तो ठीक हो जाएगी या इसके सर। तो कुछ केसेज़ में ख़ैर एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ मैंने देखा कुछ लोग वाक़ई हो भी गए, लेकिन जो लार्ज एक्सटेंट है वो हमें एज़ अ रिज़ल्ट डिस्ट्रक्शन नज़र आई है, डिवास्टेशन। तो आप इस चीज़ को फिर किस तरह से देखती हैं? नहीं देखिए, हमें शादी जो है ना वो शादी इज़ इक्वल टू इलाज नहीं कर देना चाहिए। कुछ लोगों के नशे की आदत होती है तो लोग कहते हैं शादी करा दो ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की बाहर लड़कियों में इंटरेस्ट होता है और पता होता है कि जी इधर से उधर से शिकायतें आ रही मोहल्ले से इस लड़के की तो कहते हैं शादी करा दो ठीक हो जाएगा। और कोई मसले हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा शादी करा देंगे तो ठीक हो जाएगा क्योंकि अगेन एज़ वी सेड हम उसकी शादी जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट से तो नहीं कराने लगे हैं, किसी डॉक्टर से तो नहीं कराने लगे हैं, जो उससे 5-6 साल बड़ी है और आकर उसको इलाज कर देगी, ठीक कर देगी। अगेन वो जो बच्ची ला रहे हैं हमें उस बच्ची का भी नहीं पता कि वो अगर उससे यंग है और वो लड़का ऑलरेडी 19-20 साल का, 21 साल का और वो लड़की भी हम 17-18 साल की अगर ला रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो बेचारी कितनी मैच्योरिटी के लेवल पे है। तो वो इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर। सो आपके बच्चे में अगर ऑब्वियस विज़िबल कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है ना कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। किसी और की भी ज़िंदगी मत बर्बाद करें ये सोच के कि वो आके सही कर देगा, उल्टा आप उसके ऊपर भी ज़ुल्म करेंगे, अपने सर से उठा के मजबूरी मुसीबत उस पे फेंक देंगे और बाद में फिर उसको ताने देते रहेंगे कि हमने तो सोचा था कि तुम आओगी तो इसको सही कर लोगी, तुम आओगी तो सही कर लोगी। उसने थोड़ी ठेका उठाया हुआ था आपके बच्चे का आपका बच्चा आपने ख़राब किया, खुद सही करें और फिर उसके हवाले करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये जो बहुत मेन पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स रहता है या डिबेट रहता है वो हमारा रहता है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली जॉइंट सिस्टम। फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर हम मशरकी रिवायात को देखें तो वो तो रिवायात में चलता चला आ रहा है और अभी तक पाकिस्तान का एक लार्जर एक्सटेंट जो है उसी को फॉलो करता है, वो अलग नहीं होने देता। उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी नज़र आते हैं कि एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम, और जब फाइनेंसेस हमारे पास बहुत लिमिटेड हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाता है कि जिसके अंदर बच्ची जो है उसको किसी किस्म का फिज़िकल हार्म या मेंटल ट्रॉमा से नहीं गुज़रना पड़ रहा और फाइनेंसेस लिमिटेड हैं, इनकम सोर्सेज़ नहीं हैं। इन दैट केस इफ़ शी फोर्सेस हर स्पाउस के अलग ही रहना है और कोई उसके पीछे रीज़न नहीं है, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए एज़ आई सेड कि शादी जो है वो अपने बच्चों को ये समझा के ही उस रिश्ते में बांधना चाहिए कि आपने एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। अगर तो ऐसा एनवायरनमेंट है कि बहुत ही आपने तो ख़ैर कह दिया ना कि जब नहीं अगर हो रहा, फ़िज़िकल भी कोई उसको हार्म नहीं पहुँच रहा और मेंटली भी नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ सो व्हाट गोइंग फाइन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर वो अगर ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को अज़ाब बनाती औरत कि नहीं नहीं अब तुम लेके ही दो अलग घर और मैं ये कर लूँगी और धमकियाँ खाने के उस पे आ जाती है तो ऑफ़ कोर्स ये ज़ुल्म ज़्यादती में से आएगा। क्योंकि ऑफ़ कोर्स अगर उस बंदे की इस्तात हो पहली बात ये कि जब आपने शादी की तो क्या आपने ये शर्त रखी थी कि तुम मुझे घर लेकर ही दोगे या तुम्हारा अलग घर होगा तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। उस वक़्त अगर आपने नहीं कहा और आप शादी करके चली गई तो आपका वैसे भी अभी नहीं बनता इस तरह से लड़ाई डालना। अगर आपकी ख़्वाहिश है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप हस्बैंड से वैसे डिस्कस कर सकती हैं कि मेरा दिल बहुत चाहता है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि इंशाल्लाह एक दिन हमारा अलग घर हो, इंडिपेंडेंट हो, चाहे साथ ही हो यहाँ पे हम मिले-जुलें लेकिन इंडिपेंडेंट हो, मेरा अपना घर हो।
आई एम श्योर कि अगर इतने पोलाइटली या पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा तो हस्बैंड विल ऑल्सो एग्री कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह करे कि अल्लाह इतनी इस्तात दे कि मैं बनाऊँ या रेंट करूँ या जो भी करूँ कि मैं अफोर्ड कर सकूँ तो मैं अलग घर के लेके दे सकूँ। लेकिन अगर उसकी इस्तात भी नहीं है, आपने इसी इन्वायरमेंट में ये सब जानते हुए शादी की थी और वहाँ पर आपको मेजर कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर मेरे ख़्याल से आपको सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। इल्ला ये कि आपसे गलत बयानी की गई, आपसे झूठे वादे किए गए थे, आपको पहले होप्स दी गई थी कि जी 6 महीने रहेंगे या 1 साल रहेंगे, उसके बाद लेके मैं अलग हो जाऊँगा या लड़का अलग हो जाएगा या सास-ससुर ने कहा था कि जी हम बेटे को अलग कर देंगे, कुछ साल हमारे साथ रह ले वगैरह-वगैरह। अगेन दैट्स एक्सेप्शन। लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको तंग करना चाहिए बिला वजह एक-दूसरे को। अच्छा, आपने भी शुरू में बात की थी और वो अब इस टाइम पॉइंट ऑफ डिस्कोर्स भी है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कपल्स बहुत सारे डेवलप कर लेते हैं और उसमें मीडिया का बहुत मेन रोल है। और अगर हम प्रीवियस जनरेशन्स को देखें, जो हमारा मैरिज का इंस्टीट्यूशन था, उसके अंदर हस्बैंड का जो भी माली कंडीशन होती थी, वो वाइफ को पता होती थी कि मेरे हस्बैंड की यही रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर फैमिली मैनेज करनी है और उस तरह उन्होंने फैमिलीज़ चलाई हैं। लेकिन अब हमें नज़र ये आता है कि हमें स्पाउस की तरफ से यही आता है कि मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्ज़ी करें, मेरी इस डिमांड को पूरा किया जाए। वो इन केस ऑफ कोई शॉपिंग भी हो सकता है, इन केस ऑफ टूर्स भी हो सकता है, मिलना-जुलना, देना-दिलाना भी हो सकता है। सो डू यू रियली थिंक ऑफ इट कि ये चीज़ जो है वो फिर रिलेशन को कमज़ोर कर देती है स्पिरिचुअली? इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि एक-दूसरे पे ज़ुल्म ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बीवी लाड प्यार में हो तो बच्चे भी पीछे पड़ जाते हैं ना, कि नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स जैसे बीइंग अ सिंगल मदर समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी, बच्चे माशाल्लाह 5 हैं। तो वो तो उधर से इशारा भी कर रहे हैं बैठ के। तो इन लोगों की भी डिमांड्स आती रहती हैं, तो समटाइम्स मैं उन्हें कह देती हूँ भई अभी इट्स आउट ऑफ माय कैपेसिटी, तो वो फिर कहते रहते हैं, ज़िद करते रहते हैं, नहीं चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो अगर कोई लाड प्यार में बीवी कह रही है ना, तो दैट्स अनदर थिंग। वो हस्बैंड और वाइफ के आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस हद तक हस्बैंड ने उसको अलाउ किया हुआ है। और अगर हस्बैंड कर सकता है तो उसको कह दे कि अभी नहीं, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या जब भी है मैं कर दूँगा। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हाँ, उसको ज़िद ना लगा लिया जाए या ज़िद बना ना लिया जाए। और अगेन अगर कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या फिर कोई जायज़ ख़्वाहिश नहीं है, जायज़ से मुराद ये है कि जैसे अगर वो पूरी बाकी चीज़ें आपकी सारी पूरी करे ना, आपको छत भी दी हुई है, नान-नफ़का भी आपको मिल रहा है, कपड़े, खाना वग़ैरह ये वो सारा कुछ, और जो जायज़ आपकी ज़रूरियात है वो सब पूरी हो रही हैं। उससे बढ़कर अब आपको कुछ चाहिए कि नहीं जी मुझे ब्रांडेड बैग चाहिए, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, और वो उसकी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है, तो मेरा ख़्याल से उस पे लड़े मत कि एक लड़ाई लगा लें। ये ज़रूर है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड्स वाक़ई ही कंजूस होते हैं और आपको अंदाज़ा है कि जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये इनकी सैलरी माशाल्लाह अच्छी खासी है, या इनकी जो है ना इनकम 5-6 लाख आराम से, और हमारा खर्चा मुश्किल से 2.5-3 लाख है, तो बाकी सेविंग करें। तो उस वक़्त आप अगेन लड़ाई ना डालें उनसे। आप डिमांड करें, पोलाइटली कर लें, थोड़ा-सा लाड प्यार कर लें, लेकिन अगेन उस पे लड़ाई मत डालें। अपना रिलेशनशिप बस इस बेसिस पे ख़राब ना करें कि मुझे एक्स्ट्रा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं मिल रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस्लामिकली तो ही इज़ बाउंड टू प्रोवाइड यू व्हाटएवर, जो भी जिस माहौल में वो रह रहे हैं, जिस घर में वो रह रहे हैं, जैसा खाना वो खा रहे हैं, जैसे कपड़े वो पहन रहे हैं, अगर वो आपको इक्वली ला के दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा के लिए लड़ाई डाल के अपना रिलेशनशिप मत ख़राब करें। अल्लाह ताला से माँगे, दुआ करें, अल्लाह ताला आपको दे देंगे। लेकिन ये है कि अगर अच्छे से तमीज़दार तरीके से प्यार मोहब्बत से लाड प्यार से अगर आप डिमांड कर सकते हैं तो दैट्स फाइन। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी और सब कॉन्टिनेंट पे भी पैट्रियार्की की बहुत ज़्यादा बात होती है। अब विद द डेवलपमेंट ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि हमारी जो स्पेसिफिकली जेन ज़ी है और हमारी जो ये आफ्टर मिलेनियल्स लोग आए हैं, इन्होंने एज़ कम्पेयर टू देयर फोरफादर्स अपनी वाइफ्स को बड़ा बेटर वे में ट्रीट करना शुरू कर दिया है। एक मेजर एक्सटेंट तो अभी भी मौजूद है जो कि वही रवैया अपनाए बैठे हैं। सो हमें नज़र आता है कि मॉल्स के अंदर बच्चों को मैनेज कर रहे होते हैं, घर में भी बच्चों को मैनेज करते हैं, कोई इवेंट्स हैं वहाँ पे भी मैनेज करते हैं। लेकिन उसका एक आफ्टर इफ़ेक्ट हमें ये देखने में भी नज़र आया, जो लोग कुछ हमारे सर्कल की कंप्लेंट करते हैं कि जब हमने इस चीज़ को एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कलेक्ट नहीं किया, हम पे फिर इसको इम्पोज़ करना शुरू कर दिया गया। जब हमारी वाइफ़ ने देखा, स्पाउस ने देखा कि हस्बैंड मेरा इतना ज़्यादा कर रहा है, तो मैंने इसके ऊपर इम्पोज़ करना शुरू कर दिया। अब तो वो कुछ भी नहीं देखते कि आस-पास, क्योंकि आपको पता है कि मेल ईगो बहुत ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं कि मेल ईगो हर्ट होती है। सो मेरे घर में मेरी बहन आई हुई थी, तो मेरी मिसेज़ ने बोला इसका पैम्पर चेंज कर दो, और इस तरह की चीज़ें जो यूजुअली होती हैं हमारे पास। तो फिर अगर मेल्स हमारे अपर हैंड रखना चाहें तो फिर पैट्रियार्की का ताना मिलता है, और अगर वो लोअर हों तो फिर उनको वो रन-मुरीद का टैग लगा देते हैं। सो वेयर डू यू थिंक ऑफ इट? अगेन मेरा ख़्याल से इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्पाउस। इंसान की नेचर डिफरेंट होती है।
हर इंसान को आप एक जैसा होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मेरे फादर जो है उनकी कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर है। सो अब मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि नहीं मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ के हस्बैंड या मेरा देवर या मेरा भाई या मेरे बेटे इवन कि नहीं वो अब पापा के जैसे ही होंगे। कि अगर पापा जो है एंड इट्स एक्चुअली ट्रू दैट मेरे पापा इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो हमारा पापा ने बचपन में अम्मी के अगर सी सेक्शन हुआ है तो बच्चों को सारा 40 डेज़ में उनके साथ देखना, यहाँ तक कि उनके पैम्पर्स देखना या उनका दूध पिलाना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग। और अभी इवन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे बाहर जाना होता था तो मैं लाहौर आती थी, उस वक्त इस्लामाबाद थी, तो मेरे पास सबसे बेस्ट, और मैं अम्मी को इतना नहीं कहती थी जितना मैं पापा को कहती थी कि पापा मैंने बाहर जाना, ज़रा आप 2-3 घंटे बच्चों को देख लेते, कहते ठीक है। तो उनका फीडर बना के भी उनको ला के दे रहे होते थे, खाना भी उनको खिला रहे होते थे, सारा कुछ। सो अब लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर मेरे हस्बैंड या कोई और इस तरह नहीं कर रहा तो मैं अब उनको बस हर वक्त ताने ही देती रहूँ कि क्योंकि मेरे पापा ही करते हैं। क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा कि जैसे मेरी नानी हैड अ वेरी डिफरेंट नेचर एंड माई मदर हैव अ वेरी डिफरेंट नेचर। तो अब मैं क्या अम्मी को भी हर वक्त ताने मारती हूँ कि नानी तो इतनी सपोर्टिव थी, मेरे सारे छिले उन्होंने कटवाए हैं, आप तो बच्चों को हाथ नहीं लगाती वगैरह वगैरह ये वो। तो हमें बेसिक जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ ये भी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं या ऐसे हम आसपास भी ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ हस्बैंड्स वाकई ही इतने ज़्यादा फिर रूड या वो बन जाते हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब बच्चों को एक जिसे कहते हैं ना कि हाथ भी नहीं लगाते। मतलब उनको होता है कि बस माँ ही पालेगी, माँ ही देखेगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं इनको खाना दे रहा हूँ एंड इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यस, आपकी जो है पार्टिसिपेशन चाहिए पेरेंटिंग में, क्या बच्चों को प्यार तो करें ही करें लेकिन उनकी तरबियत में भी माँ का साथ दें, सपोर्ट करें। एंड अगेन अगर लेट्स से माँ खाना बना रही है और वो किचन में है और बच्चा अगर रो रहा है तो आप भी उठ के उसको देख लें, उसको एटलीस्ट कैरी कर लें। नहीं समझ आ रहा तो और बात है, फिर आप पूछ लें कि मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको क्या चाहिए, इसको फीडर चाहिए, या फिर ये है कि तुम आके इसको देख लो, मैं चम्मच चला देता हूँ हांडी में। तो मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मोर देन दैट कि सोसाइटी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। यानी अगर यहाँ पर इस वक्त मैं अपने साथ एक छोटा बेबी लाई होती और आप कहते हैं पॉडकास्ट करें, तो मैं उसको वहाँ छोड़ देती और वो रोने लगता, तो क्या करते आप लोग? बिल्कुल सब वो कहते हैं कि नहीं आप खुद ही उठें, आप अपना बच्चा देखें। ज़ाहिर-सी बात, आप कहते हैं यार काम भी ज़रूरी है, पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करनी है, तो आप किसी भाई को कह देते हैं कि बेटा ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ले जाओ, उठा के बाजी रिकॉर्डिंग कर लें, फिर आप कर लेना। तो इसी तरह से अगर घर में मियाँ-बीवी हैं तो उसको बजाय ये समझने के ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फलाने का करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, वैसे करता है। आपस में जितनी कैपेसिटी है उसको कम्युनिकेट करके बता देना चाहिए। कुछ मर्दों की वाक़ई ही या तो तरबियत ऐसी हुई होती है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी नहीं कभी बच्चों को सँभाला या नहीं उनकी टेक केयर की। तो हो सकता है उनको आता ही नहीं है। तो वो पहले ही बता दें कि मुझे एक तो आता भी नहीं है और प्लस पता नहीं मेरे अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं बच्चों के साथ कर सकूँ, उनको हैंडल कर सकूँ, टेल के उसमें मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। तो इसलिए मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखना कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकूँगा, कोशिश करूँगा जितना कर सकता हूँ। तो वाइफ़ भी उससे उसको एक अंडरस्टैंड कर ले, बजाय इसके कि अब उसको इस पॉइंट को पकड़ के उससे लड़ती रहे या डिप्रेस होती रहे या सबसे बुराइयाँ करती रहे कि मेरे हस्बैंड तो साथ ही नहीं देते हैं, हाथ ही नहीं लगाते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। सो इट ऑल कम्स बैक टू अंडरस्टैंडिंग। आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। और अगर इन केस अगर एक इंसान अपनी वाकई जेन्युइन रीजंस की वजह से कोई चीज़ें नहीं कर पा रहा है, उसकी नेचर ऐसी है या जो भी है, तो उसको आप लड़ाई और उसमें मत बदलें, बल्कि इट्स ओके, ट्राई टू सेटल विद इट। अच्छा, एक हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट राइज़ होता नज़र आ रहा है, आपके पास भी केसेज़ आते हैं कि यूजुअली हस्बैंड जी कंप्लेंट करते हैं कि हमारी जो वाइफ़ है वो जितनी बातें घर की होती हैं वो अपने घर फ़ोन कर के बताती रहती है। अब साइकोलॉजिकली अगर इसको एनालाइज़ किया जाए तो इसमें एक चीज़ तो पोरिंग आउट की भी आती है कि ह्यूमन नीड है कि उसके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई हो या जो भी चीज़ हो उसको निकाले, ताकि वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बिल्डअप ना होता जाए। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये होती है कि फिर हमारे पास जो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट निकलते हैं कि कोई पीस ऑफ एडवाइस ऐसा आता है कि जो फिर अच्छी खासी तबाही लेके आता है। तो आप इसको इधर पॉज़िटिवली देखती हैं या इधर नेगेटिवली? अच्छा, पहली चीज़ ये है जो मैं अभी रियलाइज़ कर रही हूँ, वो ये है कि मोस्टली जो मैं जिन पॉडकास्ट पे जाती हूँ वो दे दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड जहाँ वो काउंसलिंग केसेस करते हैं। तो इन योर सिनेरियो मुझे ये लग रहा है कि आपके पास शायद मर्दों के केसेस उस काउंसलिंग के आते रहते हैं। तभी। अच्छा, इस पे ये बहुत डिपेंड करता है। पहली बात मैं आपको बताऊँ कि इट्स नॉट ओनली वाइव्स, क्योंकि मेरे पास ऑफ कोर्स वाइव्स के केसेस आते हैं, बहुत कम। मैं आपसे हस्बैंड्स का भी करूँगा, वो अलग हाँ, सेगमेंट है हाँ। उसका। अच्छा ठीक है। सो मेरे ख़्याल से तो दोनों सिनेरियो में अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि हस्बैंड्स भी करते हैं, ठीक है? और वाइफ़्स भी करते हैं।
तो इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जिससे बात कर रहे हैं वो शख्स कैसा है? वो क्या समझदार है, हिकमत वाला है या नहीं है? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि वो यही होता है कि जब वो बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि कहीं न कुछ लोगों को अच्छा आदत ही नहीं होती, कुछ एक्सट्रीम्स भी मिलती हैं आपको ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो बेचारे बिल्कुल ही, चाहे हस्बैंड है या वाइफ़ है, वो इतने खामोश रहते हैं कि जब जाकर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है और वो बताते हैं ना कि जी प्रॉब्लम हुआ, तो फिर घर वाले कहते हैं कि तुमने तो आज तक कभी कुछ कहा ही नहीं था। तो हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम किस चीज़ से गुज़र रहे थे या गुज़र रही थी। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत बता देते हैं मसले-मसाइल, मेजर इश्यूज़, कि भाई बहुत फड्डा हुआ था और फिर ये हुआ तो अभी मैं वो देख रही हूँ। लेकिन कुछ केसेज़ में हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है कि शायद इतना ज़्यादा उनको आदत पड़ गई होती है और फिर उनको कोई मना नहीं कर रहा होता, तो वो हर चीज़, हर वक़्त जो है ना कि शाम को एक रूटीन बनी होती है कि जी कॉल मिला लेनी अम्मी को या बहन को, या कुछ केसेज़ में भाई भी हो सकते हैं शायद, कि कॉल लगा लेनी और पूरा दिन बताना है कि आज ये हुआ, आंटी ने ये कहा, फिर इन्होंने ये कहा, मेरी नंद ने ये कहा, मेरे देवर ने ये कहा, वगैरह ये वो। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि कुछ ब्रदर्स ऐसे हो सकते हैं जो वो तो साथ ही रहते होते हैं अक्सर, तो वो जाके बता देते हैं कि ये तो आज अभी मुझे ये कह रही थी, फिर वो कह रही थी, फिर इसने ये किया, फिर वो किया। तो ऐसे केसेस में मेरे ख़्याल से अगर तो इस वक़्त कोई देख भी रहा है जो ऐसी हरकत करते हैं, तो मेरे ख़्याल से मेरी एडवाइस यही रहेगी कि दैट्स नॉट हेल्दी इन एनी वेज़। क्योंकि आपकी एक फ़ीलिंग्स एक शख़्स के साथ ना मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। आप उनके साथ रह रहे हैं, आपकी अटैचमेंट और है, आपके मामलात उनके साथ और हैं। जब उनकी बुराइयाँ कोई भी होती हैं या कोई उनसे गलती होती है, आप किसी को तो बता देते हैं। उसके बाद उन्होंने आपसे आके माफ़ी माँगी, जैसे भी आपको राज़ी किया, खुश किया, या आपका अपना दिल बदल गया, या आपको कोई रहम आ गया या कुछ भी हो गया और आप उनके साथ ठीक हो गए। लेकिन जिस शख़्स के साथ आपने बुराइयाँ की हैं ना, उसके ज़हन में वो उस शख़्स की वो बुराई रह गई है। और नेचुरली वो सिर्फ़ बुराइयाँ ही सुन रहा है, मुसलसल आपसे। आप उसको बुराइयाँ ही बता रहे हैं। उसकी नज़र में ना वो एक विलन बन चुका हुआ है। तो अब आप जिस पॉइंट पे भी उसकी कोई भी बुराई करते हैं ना, तो वो उसके लिए तो वो पहले ही बुरा इंसान है। वो आपको फिर मज़ीद उसके बारे में नेगेटिव ही करता है कि हाँ, नहीं देखो तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो आगे से उसको सबक सिखाना चाहिए, तुम्हें फलाँ करना चाहिए, यू शुड स्टेप आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, वगैरह वो। सो इसलिए हमें पर्सनली भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए इस चीज़ के मामले में कि हम इतना ज़्यादा ओवर शेयर ना करें अपनी पर्सनल लाइफ को। आप देखें, लिबास कहा गया तो लिबास का मुराद यही है ना, लिबास क्या करता है? ढाँपता है। हाँ, अगर कोई हाइलाइटेड चीज़ है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, बुरी में अगेन एज़ आई सेड कि कोई मेजर इश्यू है, आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि एक बाउंड्री क्रॉस हुई है, कि इन्होंने मुझे अब्यूज़ किया है, इन्होंने मुझे हिट किया है या इन्होंने मुझे चीट किया है, तो फिर दैट्स अनदर थिंग। फिर आप मशवरा माँगते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, या जो आप अपनी उसकी जो है ना, जो आपने आगे से जो भी रिप्लाई दिया या एक्शन लिया, उसके लिए आप चाह रहे होते हैं कि आप ये जानें कि क्या मैंने सही किया या मैंने गलत तो नहीं किया। दैट्स अनदर थिंग। लेकिन ये है कि पूरा एक पॉडकास्ट बना के सुना देना कि जी आज पूरा दिन में ये हुआ और उन्होंने ये कहा, वो किया, दैट्स नॉट हेल्दी। और एडवाइस उन लोगों को भी रहेगी जो सुनते हैं, जो दूसरे एंड पे हैं, कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहन या कोई भी अगर इस तरह से करी, तो आपको भी उनको पोलाइटली आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ पे समझाना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। इट्स बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। सो अगर कोई मेजर चीज़ होगी तो प्लीज़ आई एम हियर टू लिसन टू यू। या अगर कोई वैसे थॉट्स तुम्हें तंग कर रही है ना, कि मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं कि मैं अच्छा नहीं सोच पाती हूँ, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया और ऐसे-वैसे ये सब वो आप उनको समझाएँ कि ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, डोंट शेयर इट विद मी। कुछ और डिस्कस कर लो, वैसे डिस्कस कर लो, कुछ और शेयर कर लो। अच्छा, हस्बैंड्स के हवाले से भी हमारे सामने ये बातें आती हैं कि हस्बैंड्स जो हैं वो जाके बाहर बात शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। सो इन सम केसेस मर्द ख़वातीन की निस्बत मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्वेशन डेफ़िनेट सी बात है, गलत भी हो सकती है, कि वो थोड़े से इस लिहाज से पंजाबी वाले सियाने होते हैं कि वो अपने घर में बात नहीं करते। उनको आइडिया होता है कि ये बात इनडायरेक्टली मेरी वाइफ़ को हिट करेगी बाद में। वो बाहर जाके अपने दोस्तों से बात डिस्कस करते हैं। लेकिन जो मैंने एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखा है, वो ये देखा है कि अनफॉर्चुनेटली शायद ये हमारे मशरिक़ के अंदर पाया जाता है कि लोग जाके जो इंटीमेसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। हुँ। और एट द एंड ऑफ द डे फिर ये बातें सर्कुलेट होके उस खातून तक पहुँच जाती हैं एंड देन उनकी लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। तो आप इस केस पे फिर क्या गाइडेंस देती हैं? अभी मैंने जो पिछले सवाल के जवाब में कहा ना कि लिबास, तो लिबास से मुराद यही है, और ये इस्लामिकली तो ये बिल्कुल अलाउड ही नहीं है अपने पर्सनल मोमेंट्स को इस तरह से शेयर करना। अगेन, अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, वो भी आप बैठ के महफिल में नहीं डिस्कस करेंगे। किसी एक शख्स को आप देखेंगे
कि हाँ, ये सुलझा समझा शख्स है, चाहे वो रिश्तेदार है या चाहे वो फ्रेंड है या कोई भी है, उससे आप मशवरा लेने की नीयत से डिस्कस करना चाहें कि ये एक मसला आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या सॉल्यूशन है, ये सही है गलत है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और डिस्कशन या अपने आप को कोई बड़ा साबित करने के लिए कुछ भी जो भी होता है, उसकी उस पे आप जो है अपने पर्सनल डिटेल्स इस तरह से नहीं डिस्कस कर सकते, इस्लामिक लिए अलाउड नहीं है। और इस वजह से हमें इसको डिस्करेज करना चाहिए। इवन ख़वातीन में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि ख़वातीन भी इस तरह से कुछ बातें या चीज़ें शेयर कर लेती हैं। तो ये दोनों जेंडर्स के लिए है कि इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। अगर 6 लोगों में एक इंसान भी अगर इतना सेंसिबल बैठा हुआ है ना, तो उसको फ़ौरन स्टैंड लेना चाहिए, उनको मना करना चाहिए कि ये एप्रोप्रिएट नहीं है, प्लीज़ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर व्हाट हैपेंस इन योर बेड और व्हाटएवर हैपेंस देयर। ये तुम्हारी पर्सनल चीज़ है और इस्लामिकली भी अलाउड नहीं है, इसको मत शेयर करो। और अगर कोई इंसान रेगुलरली करता है शेयर और अगर भी सुन रहा है तो प्लीज़ स्टॉप इट। ये आपका और आपकी वाइफ का एक सीक्रेट है, एक पर्दा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा हुआ है। आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है उसको कि आप जाकर इस तरह से उसकी ये सीक्रेट बातें किसी से भी शेयर करें, इवन विद योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, किसी के साथ भी, एज़ आई सेड कि अनलेस एंड अनटिल कोई आपका मसला है तो। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने ये चीज़ निकल के आती है। अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक केस गुज़रा है कि उसके अंदर बात जो है वो डिवोर्स तक आ गई हुई थी। तो जब वो सुलह के लिए बैठी हैं फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ के दरमियान जो पहले जो पॉइंट रेज़ हुआ, वो इससे रिलेटेड रेज़ हुआ और दे आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स और इंतहाई जिसे आप कह सकते हैं कि वो जिसे हमारी लैंग्वेज में कह देते हैं ना कि मुतशद्दिद इस्लाम पसंद वो लोग थे। और उनकी महफ़िलों के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है। सो हमारे जो फ़ादर्स हैं, फ़ोरफ़ादर्स हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग में कहीं लैग आ रहा है कि वो अपने बच्चों को समझाते ही नहीं है कि आपने क्या डिस्कस करना है, क्या डिस्कस नहीं करना और मामलात को किस तरह से रेज़ोल्यूट करना है? अम, मेरे ख़्याल से इन चीज़ों के ऊपर तो वाक़ई ही ना तो शादी को एज़ अ सीरियस टॉपिक लेकर तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है और अगेन फिर जो ये वाले तमाम मामलात हैं ना हस्बैंड एंड वाइफ के, इनको भी या तो बहुत ही शर्माया जाता है इनको लेकर कि नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह हो हाय, या फिर जो है वो मजाक किया जाता है, बस आपस में जुगते मार लेते हैं एक दूसरे को और इस तरह करके। हालांकि इट्स मतलब दीन को अगर हम पढ़ें तो दीन में तहारत के मसाइल, ये सारे मसाइल जो हैं इनको खोल खोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बयान किया ना कि ताकि हम उसको एक सही रास्ते पर रहें और हम उसकी अहमियत को समझ सकें कि ये सीरियस टॉपिक्स हैं, इनको हमें समझने की या इन पर डिस्कशन करने की हमें इस तरह से ज़रूरत है कि हमें कोई मसले मसाइल ना इसके अंदर, बजाय इसके कि या तो हम बिल्कुल शर्मा जाएं या फिर हम इसके ऊपर जो है वो एक दूसरे से मजाक करें। मजाक तो वैसे भी जिस चीज़ को भी बनाया जाता है, हम तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोग बन चुके हैं कि हम तो दीन के ऊपर जोक्स बनाते हैं, तो बाकी तो मामलात कहाँ ही हैं। लेकिन इसी वजह से क्योंकि दीन पे जब जोक्स बनते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमारे लिए दोज़ख भी जो है वो जोक है, क्योंकि दोज़ख के ही जोक्स हमें मिल रहे होते हैं ना, फरिश्तों के जोक्स मिल रहे होते हैं, दोज़ख और जन्नत और जहन्नम के हमें जोक्स मिल रहे होते हैं। तो हमें फिर वो उतना जब हम कोई कुरान की कोई आयत सुनते हैं तो हमें वो खौफ आता ही नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ जोक फॉर अस। तो इसी तरह से जो हस्बैंड वाइफ के मसले मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम चल रहा है तो एज आई सेड कि प्रॉब्लम को डिस्कस करें, लेकिन इस तरह नहीं डिस्कशन हो कि अगर 10 लोग बैठे हुए तो फिर वो 10 लोग ही इस तरह की बात को खोल खोल के बयान करने लगे। इल्ला माशाअल्लाह अगेन के कोई बहुत ही ऐसा मेजर प्रॉब्लम है कि उसको अगर ओपनली नहीं आपस में डिस्कस किया जाएगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अदरवाइज़ जो 2 बड़े लोग हैं, ये दोनों ऑपोज़िट पार्टी से, वो आपस में इस चीज़ को कर लें कि भई लड़के ने या लड़की ने आके ये मसला बताया है, ये इन दोनों को प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ रहा है, तो हमें इनको असिस्ट करना चाहिए। अब उसमें उनको जो है वो काउंसलिंग की अगर ज़रूरत है तो आप उनको किसी अच्छे काउंसलर के पास लेके जाएँ, अगर किसी थेरेपी की ज़रूरत है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप कहीं लेकर जाएँ, उनको उस चीज़ की थेरेपी दिलवाएँ। बजाय इसके कि इसको जो है ना वो अगेंस्ट यूज़ करके उसको इस तरह से उसका मज़ाक बना के और इस तरह से उसको डिस्कस किया जाए। अच्छा, इसी के एक्सटेंशन में क्वेश्चन भी है कि आपने भी ये क्वेश्चन फेस किया होगा पहले भी कि हमारे पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मेरा ख्याल है ऐसा होता है, ज़्यादा मसला है कि जब शादी होती है और बिफोर कि किसी बेबी की बर्थ हो जाए, तो हमारे यहाँ यूजुअली कपल्स बड़ा बन सवर के भी रहते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी हाइजीन को भी और अदर ऑल अदर थिंग्स। लेकिन जैसे ही बेबी हो जाता है या घर की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, तो हमें नज़र आता है और ये दोनों तरफ से ही नज़र आता है, किसी एक तरफ से नहीं। मेल तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं और उसमें प्रोबेबली मीडिया का रोल है कि सारा दिन ये स्क्रॉलिंग करते रहना और गलाज़त देखते रहना और उसकी वजह से इंसान की हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होनी। तो मेल्स तो आके इश्क कहते कर रहे होते हैं कि जी ये कोई बन-सवर के नहीं रहती, घर आता हूँ वैसे ही मैली-कुचैली आ जाती है। मैं तो खैर अपने दोस्तों को अक्सर हम बात करें तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि अगर तुमने घर की बनी हुई कढ़ाइयाँ खानी है ना, तो फिर थोड़ी-सी अदरक-शदरक की स्मेल बर्दाश्त किया करो।
तो वो मेल की तरफ से आता है और सेम फीमेल्स की तरफ से भी आता है। वो ये बात करती हैं कि शादी के बाद 2-3 महीने बस साफ-सुथरा रहा है, उसके बाद ना ये कभी नहाता है, ना ये कभी बियर्ड बनाता है, ना ये कभी शेव करता है, पेट इसका इतना निकल आया है, मेरे साथ चलता है तो पर्सनैलिटी मेरी ख़राब होती है। तो आप इसको इस लिहाज से कैसे देखती हैं कि ये सिर्फ़ बस शादी के बाद 1 डेढ़ साल का दौरानिया ही होता है कि जिसके अंदर ये मेंटेन रखना है या थ्रू आउट द लाइफ़ मेंटेन करना चाहिए? खुद की केयर, सेल्फ केयर जो है वो तो वैसे भी लाइफ लॉन्ग ही हमारे लिए ज़रूरी है। आपको बहुत से ऐसे हमारे शयूख ही नज़र आएँगे माशाल्लाह से कि आप उनको देखें तो चाहे सफ़ेद शलवार कमीज़ ही उन्होंने पहना हो, लेकिन अपनी दाढ़ी को उन्होंने अच्छे से कंघी किया होगा, अपने बालों को कंघी किया होगा, और वो साफ़-सुथरे उसमें देखकर आपको आपका दिल खुश होता है, आपको अच्छे साफ़-सुथरे लग रहे होते हैं। उसके बरक्स अगर वो अपना ख़्याल ना रखें, गंदे-मंदे कपड़े पहने हों, बाल भी उजड़े हुए हों, दाढ़ी भी ठीक नहीं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है उनको सुनने से बजाय हम ज़्यादा इस पे गौर करते रहेंगे कि ये अपनी हाइजीन का क्यों नहीं ख्याल रख रहे। तो इस्लाम भी सफाई को और उसको पसंद करता है, और अपनी सेल्फ केयर बेसिकली कुछ चीज़ें जो है ना वो आम बहुत कर दी गई हैं। सो ये हम अपने सराउंडिंग्स में प्रैक्टिस देखते बहुत हैं कि जी बच्चे हो गए तो हमने अपनी माँओं को, अपनी दादियों को, अपनी खालाओं को इसी तरह देखा कि बच्चे हो गए तो वो अपना ख्याल नहीं रख रही, और इवेंचुअली जो खालू थे या नाना थे, दादा थे, तो उनको भी ये देखा कि जी शादी के बाद जब हम पैदा हुए और हमने देखा उनको, तो वो शादी के बाद अजीबो-गरीब हुलिये में आगे पेट बाहर निकल आया, अपनी केयर नहीं की। जबकि सबसे पहले तो आपको अपने लिए अपनी सफाई-सुथराई और अपने बालों का, अपने कपड़ों का ख़्याल रखना चाहिए, और उसमें आपको कोई मना नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ एक टाइम ज़रूर आता है ख़वातीन पे, आई वुड से, कि जो ऑफ़ कोर्स जब न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें आपकी नींद बहुत इफ़ेक्ट हो रही होती है। आप इवन अगर अब तो पहले हमें लगता था ऐसा इमेज बनाया गया होता ना, तो हमें लगता था कि जो फ़ॉरेनर्स हैं, गोरे जो हैं, वो तो पता नहीं कोई सुपर वुमेन्स हैं, और वो तो बेचारियाँ जो है ना हर हर हाल में ही टिप टॉप होती हैं। अब तो उनके भी इस तरह के बहुत रील्स आते हैं जिसमें वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इट्स नॉट लाइक ईज़ी। तो हाँ, एक औरत भी ठीक है उस वाले टाइम में, अगर अब अपना एक टाइम लेना चाहे कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं अपने आप को टिप टॉप रख पा रही, कि बिल्कुल ही अपनी मेकअप भी कर रही है और अपनी हर चीज़ का ख़्याल रख रही है, लेकिन चलो एटलीस्ट हाइजीन का तो ख़ैर वो फिर भी ख़्याल रखें। लेकिन थोड़ा बहुत तो वो एक टाइम होता है 6 मंथ्स का जिसे कह लें, या 7 मंथ्स का, जिसमें बेबी बहुत छोटा होता है। वन्स उसकी रूटीन चेंज होना शुरू, फिर औरत को भी कोशिश करनी चाहिए कि वापस अपना ख़्याल रखे। पूरा दिन में अगर वो नहीं भी रख रही है, अपने काम-वाम कर रही है, जब हस्बैंड घर में नहीं है तो चलें, इवन दो कि सबसे पहले तो अपने लिए इंसान को रखना चाहिए कि आपको खुद भी खुद से अच्छी खुशबू आए, खुद आप शीशे में अपने आप को देखें तो आपको अच्छा ही लगे, ना कि आप देख के डिप्रेस हो जाएँ कि हल्के पड़े में और शक्ल जो है वो बिल्कुल उतरी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, तो आपको खुद भी अपने आप को देख के अच्छा लगे। सेकंडली ये है कि अगर इन केस नहीं भी, तो एटलीस्ट ये ज़रूर मेक श्योर करें कि जब हस्बैंड घर आने वाला है, तो उस वक़्त तो ज़रूर, उससे पहले कोशिश करें सारी चीज़ें जितनी मैनेज हो सकती हैं कर लें, और उस वक़्त ज़रूर एटलीस्ट, और कुछ नहीं, ना आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही जो है वो कोई फ़िल्म एक्ट्रेस बन जाएँ, लेकिन एटलीस्ट बाल आपके संभले हुए हों, सिमटे हुए हों, कपड़े आपने उस वक़्त चेंज कर लें, साफ़ कपड़े पहने हों, खुशबू लगाई हो। हस्बैंड के सामने तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि उसके लिए तो खुशबू लगाएँ, वैसे ज़ाहिर-सी बात है नामहरम के सामने जायज़ नहीं है। तो उसके लिए आप बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम लगाएँ और अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंटेबल रखें। तो इस पे तो आपको बल्कि सवाब भी मिलेगा, और ऑल्सो हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का भी होता है कि ऑफ़िस जाते हुए तो वो टिप टॉप बन के तैयार होके चले जाते हैं, और सैटरडे संडे देखो तो लगता है कोई बाहर का मज़दूर आके घर में बिठा लिया है। तो उनको भी ख़्याल रखना चाहिए कि अब बीवी ने 2 दिन ही मुझे देखने हैं, तो ठीक है, आप सुबह लेट उठ रहे हैं या 12-1 बजे तक आपने ज़रा अपने आप लेज़ी थोड़ा-सा रहना था, आपने कर लिया। लेकिन इवेंचुअली उठें, बीवी के लिए भी थोड़ा-सा तैयार हों, ताकि उसको भी लगे कि नहीं, मेरे हस्बैंड हैं, घर में हैं, साफ़-सुथरे हैं। अगेन परफ्यूम लगाएँ, खुद को बाल अपने जो है वो कॉम्ब करें, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल रखें। हमारी जो वो वाली प्रायोरिटीज़ होती हैं जो शादी के शुरू में हैं या शादी से पहले वाले टाइम में है, कि उस वक़्त हम चाह रहे होते हैं कि हम बेस्ट इनको नज़र आएँ, तो उसको इतना नेग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए शादी के 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद। वो हमें लाइफ़ लॉन्ग अपने ऊपर मेरे ख़्याल से रखना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पास अब एक फ़िनोमेनन आ गया हुआ है, आपको भी पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी स्प्रेड होते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल वगैरह रखना, कि ये इसी की एक्सटेंशन है कि जब एक मेल या फीमेल अपने घर में अपनी नीड्स को जस्टिफाई होता हुआ नहीं देखता, तो देन ही लुक्स फॉर समथिंग एल्स? उसमें ख़ैर ये दिस इज़ नॉट जस्ट वन रीज़न, उसमें डिफ़रेंट किस्म की रीज़न्स हैं। कुछ जगहों पर तो ये है कि कभी-कभी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं कुछ लोगों को, मर्द औरत दोनों को ही हो सकते हैं ऑफ़ कोर्स, जहाँ पर इट्स नेवर इनफ फॉर देम। वो एक के बाद उनको दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, या समटाइम्स कुछ लोगों का जवानी वाला जो टाइम है वो उन्होंने इस तरह से गुज़ारा हुआ होता है कि वो अब उनकी एक हैबिट बन चुकी होती है।
सो ऐसे केसेस में ऑफ कोर्स दे नीड हेल्प, कि उनको साइकोलॉजिकली हेल्प किया जाए, उनको काउंसलिंग या थेरेपी दिलवाई जाए या दी जाए। लेकिन अदर देन दैट हाँ, ये है कि ऑफ कोर्स अच्छा अगेन ये हम गलत समझते हैं कि दिस इज़ ओनली वन एलिमेंट, कि जी अगर वाइफ़ या हस्बैंड अपना ख़्याल नहीं रख रहा तो इसलिए होता है। बहुत से हमारे सामने हमारे पास ऐसी मिसालें कि खूबसूरत से खूबसूरत ख़ातून जो हर वक्त अपने आप को मेंटेन भी रखती हैं, सब कुछ करती हैं, स्टिल हस्बैंड ने बाहर अफेयर चला लिया। और सेम गोज़ फॉर हस्बैंड, इतने हैंडसम हस्बैंड, हर तरह से फाइनेंशियली भी सब कुछ और ये वो, लेकिन स्टिल जी वाइफ़ ने कोई इस तरह की चीज़ कर ली। तो इसको हम एक चीज़ को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि जी इस वजह से ज़्यादा होता है या इसी वजह से होता है। अगेन देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट्स टू दैट, जिसमें से एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा नाउ ख़ास तौर पे जो ये मोबाइल फ़ोन्स है ना, कि आपके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं, कब बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और वो बातों से बात चलती है और फिर वो कहाँ जाकर एंड होती है हमें नहीं पता। इसीलिए तो इस्लाम ने डिस्करेज किया ना कि तन्हाई में जो है वो अपोजिट जेंडर ना बात करें अननेसेसरली। तीसरा बंदा या तीसरा तीसरा जो महरम या ज़ात कोई ना कोई होनी चाहिए, ताकि उनके ऊपर एक जिसे कहते हैं कि कोई चेक रखने वाला हो कि क्या बात हो रही है, काम की बात हो रही है या अननेसेसरली बात हो रही है, तो उनको स्नब कर देगा, ज़ाहिर सी बात है कि फ़ज़ूल बातें क्यों कर रहे हो। अच्छा, लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं कि बल्कि इसको ज़रा इस तरह से हम रिफ्रेश करते हैं कि एक जो लड़का होता है स्पेसिफिकली मेल, ये बाइएस्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास चूँकि क्वेश्चन बेस्ड मेनली जो हमारी ऐप पे आए हुए थे उनमें ज़्यादातर मर्द डोमिनेट कर रहे थे, क्वेश्चंस बहुत सारे थे। तो एक मेल जो होता है वो फ़ितरतन, आप भी शायद इस बात से एग्री कर रहे हैं कि वो फ़ितरतन 50 साल का भी हो जाए लेकिन वो बच्चा होता है उसके अंदर, कि वो दुनिया के सामने प्रिटेंड करता है कि ही इज़ अ वेरी हार्ड मैन, लेकिन डीप इनसाइड उसको अपनी बातें शेयर करने के लिए उसको अपना स्पाउस चाहिए होता है। और आपने भी प्रोबेबली कुछ केसेस में सुना होगा कि कुछ मेल्स जो हैं वो घर आके या इवन ऑफ़िस में बैठ के अपने ऑफ़िस की बातें भी बता रहे होते हैं कि यार आज ऑफ़िस में ये हो रहा है, फलाँ, फलाँ, फलाँ। सो उसके बारे में अक्सर लोग ये भी क्लेम करते हैं कि दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ़ के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज है कि उसको एक-एक चीज़ बता रहा है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की गई है कि ख़वातीन कहती हैं कि ये बच्चा बचकानापन से कब निकलेगा बाहर। मुझे इस तरह की बातें बताता है, मैं टॉर्चर होती हूँ और मैं बोर होती हूँ और मैं इरिटेट होती हूँ इसकी ये बातें सुन-सुन के। सो आपको लगता है कि इसकी वजह से नेग्लेक्ट होना और देन अल्टीमेटली फिर रिलेशन डिस्टर्ब होना? इसमें ना बात अगेन वही है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों के साथ हो। मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें औरतों के साथ भी यही हो रहा होता है कि जी वो बताना चाह रही होती हैं, वो शेयर करना चाह रही होती हैं और हस्बैंड आके कहता है पूरा दिन ऑफिस में खच-खच सुन के अब तुम्हारी खच-खच सुनो, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से हम दोनों साइड्स को ये एडवाइस हमें करनी चाहिए कि आप दोनों एट द एंड एक-दूसरे का सहारा हैं। जिस तरह हमने पहले वो वाली बात की ना कि जी वो इधर-उधर बातें कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं और बता देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो और आपका स्पाउस जो है, क्योंकि एट द एंड कुछ केसेस में ऐसे होता है, अगर कोई इंट्रोवर्ट हो तो शायद उसका हो सकता है कि वो दिल नहीं चाहता कि वो अपनी बातें करे, ना करे और वो अपनी बातें अपने हद तक ही रखे। लेकिन जहाँ पर कोई एक्स्ट्रोवर्ट है तो वो ऑफ कोर्स चाहेगा कि वो आकर बताए, डिस्कस करे, खुद सुनना भी चाहेगा कि तुम भी बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुज़रा, और वो ये भी चाहेगा कि मेरा दिन कैसा गुज़रा मैं बताना चाहता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि अगर इवन मेरी नेचर में नहीं भी है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें सुनने की मेरे अंदर कैपेसिटी या पेशेंस नहीं है, तो तब भी मैं इस चीज़ को रिगार्ड करूँ और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करूँ और वैल्यू करूँ और मैं सुनूँ कि अगर हस्बैंड आके मुझे बता रहे हैं, शेयर करें। एंड सेम गोज़ टू द हस्बैंड एज़ वेल। अगर वाइफ़ बता रही है, इल्ला माशाअल्लाह कि वो बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव बातें करी ना, तो तब भी आप बजाय इसके कि उसको डाँट दें, दबड़ दें और उसको स्नब कर दें कि बस आज के बाद मैं तुम्हारे से कोई बात ना सुनूँ और वग़ैरह-वग़ैरह। आप उसको पोलाइटली अगर समझा सकते हैं तो बेहतर है, और कंसेक्यूटिव 2, 3, 4 दफ़ा उसको समझाएँ कि देखिए मैं थका हुआ आता हूँ, घर पर पूरी ऑफ़िस की भी इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट या चीज़ें देख कर आता हूँ। तो लेट्स टॉक समथिंग पॉजिटिव। आई अंडरस्टैंड तुम बहुत पूरा दिन मुसीबत में रहती हो, प्रॉब्लम में रहती हो, बच्चे बहुत तंग करते हैं, मेरे घर वाले भी तुम्हें तंग करते होंगे वगैरह-वगैरह। लेकिन लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स फर्स्ट, और फिर मसले मसाइल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो कम्युनिकेशन जो है उसको एक दूसरे के लिए ईज़ी करना चाहिए, आसान करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है इवन अगर ऐसा हो सकता है कि समडे द हस्बैंड इज़ सो ओवरवेल्म्ड कि वो नहीं सुनना चाह रहे, या हो सकता है वाइफ़ जो है वो इतना थकी हुई है, बच्चों ने इतना उसको खपा मारा है अगर बच्चे ज़्यादा हैं, कि उसका नहीं दिल चाह रहा कि अब हस्बैंड बात करे और वो सुने। तो वो ये ना करे कि उनको डाँट दे या सड़ी हुई शक्ल बनाए, या वो इस लेवल पे उनको ले आए कि वो अब आइंदा वो बात ही ना करें। उनको पोलाइटली कन्वे कर दें कि बात सुनें, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझसे डेली बात करते हैं,
लेकिन इस वक़्त जो है ना मेरा बच्चों ने बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ है, ठीक है? और मेरी बस हुई हुई है, तो आज क्या हम प्लीज़ थोड़ा-सा, या तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें 20-30 मिनट्स बाद, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूँगी, फिर शेयर कर लीजिएगा। अभी थोड़ा-सा हम खामोश बैठ सकते हैं थोड़ा-सा, या कोई 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 और बात कर सकते हैं वग़ैरह जो भी है। सो एट द एंड इट यू नो अगेन अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है, कम्युनिकेशन की बात आ जाती है, एक-दूसरे को सही पॉज़िटिव तरीके से हैंडल करने की बात आ जाती है। प्रॉब्लम्स वहीं होती है जहाँ पर हम चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं करते, जहाँ हम बदतमीज़ियाँ करते हैं, एक-दूसरे को डाँटते हैं, एक-दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, फिर ये वाले मसाइल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जहाँ भी 2 लोग होंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर अराइज़ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आता है कि अगर प्रीवियस हम 40-50 इयर्स की बात करें, तो जब कभी फैमिली के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज़ होता था, तो या हस्बैंड जो है वो कहीं चले जाते थे, या वाइफ़ जो हैं वो अपने घर चले जाती थीं, और कुछ अरसे में या खुद ही सुलह कर लेते थे, या बड़े बीच में आ जाते थे। अब हमें ये नज़र आता है कि जब भी कोई छोटा-सा कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज़ हो, आपके पास केसेज़ आते होंगे, आपको बेहतर पता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता ही कुछ नहीं है। उसके पीछे कोई एविडेंस, कोई साउंड लॉजिक नहीं होती। लेकिन छोटी-सी बात के ऊपर या मर्द तलाक देता हूँ, या खातून मुझे खुला दे दो, मुझे तलाक दे दो। इसके नीचे कोई बात होती ही नहीं है। और अक्सर केसेज़ में ये देखने में भी आया है कि बच्चियाँ तलाक लेके ही घर वापस आई हैं, ठीक है? जिनके साथ तो कोई फ़िज़िकल या मेंटल ट्रॉमा हुआ है, ये मैं उस केस में नहीं बात कर रहा। ये मैं उस केस में कर रहा हूँ जिसमें इमोशनल इम्बैलेंस लोग होते हैं। तो आप इसकी रीज़न बेसिकली पीछे क्या देखती हैं? देखिए, सिचुएशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा से रहे हैं, और हमारे अपने भी पेरेंट्स में और हमारे आसपास के तमाम घरों में और तमाम जगहों पर आते रहे हैं, जैसे आपने कहा। और वाक़ई बड़े एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए और प्रॉब्लम्स भी हुए। कहीं ऐसी, अब इवन हम, जैसे हमारे, अगर मैं अपने घर की भी बात करूँ, तो कभी ऐसा हुआ भी कि अम्मी ने गुस्से में कह भी दिया कि लेट्स फिनिश इट ऑफ, बस ख़त्म करते हैं ये वो। लेकिन मैं अपने अब्बू को बहुत क्रेडिट दूँगी, और मुझे लगता है कि अगेन दोनों को ही क्रेडिट जाना चाहिए। वैसे तो औरतों का भी बहुत रोल होता है कि सब्र करना कितना किस हद तक। लेकिन मर्दों को भी मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, सिचुएशन को समझने में, कि उन्होंने कहाँ तक अपने पेशेंस को दिखाना है, उसका मुज़ाहरा करना है, और इतना ईज़ी और इतना आसान नहीं कर देना डिवोर्स को। सो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि अम्मी ने अगर इस तरह कह भी दिया, तो मैंने देखा आज तक अब्बू ने ना कभी भी नहीं उस लेवल पे गए। जहाँ पे भी इस लेवल पे बात पहुँची थी कि अगर अम्मी ने ये कह दिया कि अच्छा चलो बस इसको ख़त्म करते हैं, तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि अब्बू फ़ौरन स्टेप बैक कर गए, और उन्होंने बात को ख़त्म करने की कोशिश की, काम, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, ये बात ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसी तरह से आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के-लड़कियाँ हैं, जैसे हमने मेरे ख़्याल से शुरू में भी डिस्कस किया था ना, कि बहुत आसान बना दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। बच्चों को ये बताया नहीं जाता। यहाँ तो फिर हमें वो वाले एक्सट्रीम्स मिलते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल ही मार-धाड़ चल रही है, और मेंटल ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा, हर तरह के टॉर्चर से उनको गुज़ारा जा रहा है, और वो बेचारियाँ खामोशी बैठी हुई हैं, और मर्द भी। ऐसा नहीं कि लड़कियाँ। मर्द भी जो हैं वो बेचारे जो है ना, एक प्रेशर में सोसाइटी के आके कि लोग क्या कहेंगे वग़ैरह-वग़ैरह, उसमें अपनी हालत, अपनी सेहत, मेडिकल, मेंटल, हर तरह की सेहत जो है उसको इफ़ेक्ट होने दे रहे हैं। या फिर हमें ये वाली एक्सट्रीम्स मिलती हैं कि जहाँ पर अगेन, जैसे आपने कहा कि छोटा-मोटा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहाँ पे आ गया कि जी मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे रहना ही नहीं है वगैरह। वहाँ पर यही बात आ जाती है कि उनकी तरबियत की और उनको समझाने की, कि बिफ़ोर मैरिज उनको ये चीज़ समझाने की, बताने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स समझाएँ, ना कि बाहर के उनके दोस्त वगैरह, क्योंकि हमें पता है ना जिस तरह के आजकल के हम दौर में रह रहे हैं, वहाँ पर मैरिज, शादी को लेकर क्या-क्या डिस्कशंस चलती हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी जो बच्ची या बच्चा है, उसका तो ऐसा पर्सनल फैमिली में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहा है, तो वहाँ पर कोई बच्चे जो हैं वो किसी ब्रोकन फैमिली से आए हैं, या उनकी बहन की या भाई की डिवोर्स हो गई, या कुछ हो गया, तो वो इतना ज़हर उगल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, और बता रहे हैं कि असल में तो हमारी अम्मी को ऐसे करना चाहिए था, हमारे अब्बू को ऐसे करना चाहिए था, हमारी बहन ने ये किया, उसको ये कहना चाहिए था। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, और एक कॉन्सेप्ट बना रहा है अपने माइंड में भी, कि अच्छा फ्यूचर में अगर मेरे ऊपर ये सिचुएशन आएगी, तो मैंने भी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी, मैंने वो चीज़ नहीं बर्दाश्त करनी। अगर कोई मुझे ऐसे कहे तो सही, मैं उनको बताऊँगी, उनका मज़ा चखाऊँगी, मैं तो इस रिश्ते को ही फ़ौरन ख़त्म कर दूँगी, मैंने प्रेशर नहीं लेना, मैंने किसी की बात नहीं सुननी वगैरह। सो मेरे ख़्याल से पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में काउंसलिंग करें, उनको पहले से समझाएँ कि बेटा ठीक है, येस द ऑप्शन इज़ देयर। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, तो ऑफ कोर्स यू कैन वॉक आउट ऑफ इट, यू कैन टेल अस, यू कैन इन्फॉर्म अस कि अम्मी नहीं हो रहा, अबू बस अब इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो सकता, तो हम देखेंगे कि वाकई ऐसी सिचुएशन है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बेटा ये भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये कह दिया या वो कह दिया या ये हो गया वो हो गया, तो बस अब, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल से
ये एक वाहिद रिश्ता है ना जिसमें आपके पास ऑप्शन है वॉकआउट करने का। अदरवाइज़ जो आपके जितने भी जो ब्लड रिलेशंस हैं उसमें तो अब भाई आपको, अम्मी आपको, अब्बू कोई भी आपको क्या कुछ नहीं कह देते। इवेंचुअली तो आप उनके साथ ही रहते हैं, इवेंचुअली आपको माफ़ करना ही पड़ता है। खाला, मामू, चाचू कितनी-कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जी, इतनी लड़ाइयाँ हो गई, हम 6 साल हो गए बात नहीं करे, लेकिन इवेंचुअली फिर भी बात करनी ही पड़ती है, जनाज़े पे फिर भी जाना ही पड़ता है। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसमें ऑफ़ कोर्स आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यही आपका टेस्ट है और यही आपकी ट्रेनिंग है कि आपने डिसाइड करना है कि वो कौन-सी ऐसी एक्सट्रीम होगी कि जहाँ जाके आपने इससे वॉकआउट करना है। हर बात पे वॉकआउट नहीं कर देना, क्योंकि वो तो ऑप्शन है, वो तो आप फिर हर 2 मिनट बाद ही उसको ख़त्म कर दें और जब तीसरी दफ़ा ख़त्म करेंगे तो वैसे ही टाटा बाय-बाय हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को ये समझाएँ इसकी इम्पोर्टेंस कि दिस ऑप्शन इज़ टू प्रोटेक्ट यू, टू प्रोटेक्ट योर ईमान, टू प्रोटेक्ट यू फिज़िकली, टू प्रोटेक्ट यू मेंटली। लेकिन इट्स ऑल्सो नॉट अ जोक कि आप इसको जो है ना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करके बस यूज़ ही करते रहें हर वक़्त। लेकिन हमें इसके पीछे आप मुझे रीज़न बताएँ कि कुछ थोड़ी समझने की कोशिश करूँगा कि हमें नज़र ज़्यादा ये आता है कि अ, ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गई हैं इन मामलात के अंदर और मेल हमें नज़र आते हैं कि वो घर बचाने और निभाने की कोशिशों में लगे हुए होते हैं। और कुछ हमारे सामने वीडियोज़ भी आती हैं, आपको पता है सोशल मीडिया देखने की वजह से लोगों की ब्रेन दिमाग साज़ी भी वैसी होती है। तो हमारे सामने पिछले कुछ अरसे में वीडियोज़ काफ़ी आई हैं कि जिसमें अदालत के अहाते में बैठ के बाप जो है वो बच्चों के साथ औरत की मिन्नत कर रहा है कि छोड़ के मत जाओ, घर मत तोड़ो और इस तरह की कई वीडियोज़ हमारे सामने आई। सो आपको भी आपके सामने भी केसेस आए होंगे, आपने उसमें कभी ये बात नोट की है कि मर्दों की निस्बत और आपके पास मैंने भी ये बात नोट की है कि जो मोस्टली लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, उसमें मोस्टली मेल्स इन्वॉल्व होते हैं कि काउंसलिंग करें हमारी, हमारा घर बच जाए। बाकी आप अपना अच्छा, एक्सपीरियंस मैं बता सकते हैं। आपको मज़े की बात ये बताती हूँ कि वो इसलिए कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो अभी हो क्या रहा है, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मैं हैरान हो रही हूँ। किस वजह से? क्योंकि यू आर ऑन द अदर साइड एंड आई एम ऑन द अदर साइड। सो आपका पर्सपेक्टिव ना बिल्कुल डिफरेंट है। आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप जो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको मसले दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। और जिन केसेस को मैं जब डिस्कस करती हूँ या मैं सुनती हूँ तो मुझे मसला दूसरी तरफ नज़र आ रहे होते हैं। सो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कहना गलत होगा कि औरतें ऐसी होती हैं और मर्द ऐसे होते हैं। मैं तो ख़ैर, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि कुछ जान-पहचान के कुछ मर्दों के भी इस तरह के मसाइल पता चले या स्टोरीज़ पता चली, जहाँ पर मैंने भी ये अंदाज़ा लगाया कि इट कैन बी एनीवन। ये हमें कहना और सोचना ना गलत है कि जी औरतों में टॉलरेंस ख़त्म हो गया है या मर्दों में टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। आपको हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे। एक फैमिली में भी हम देखते हैं ना, बड़ी बेटी का और टॉलरेंस लेवल है और बेटे का और है। बेटा जो है वो समटाइम्स कुछ केसेस में, कुछ फैमिलीज़ में ऐसे मिलेंगे आपको बेटे के, वो हर वक़्त जो है ना अपना रोब ही झाड़ते रहेंगे क्योंकि जी मैं बेटा हूँ। लेकिन कुछ जगहों पर आपको बेटे ऐसे मिलेंगे कि वो बाप बहुत गुस्से वाला है और ये है, वो है, लेकिन बेटा जो है ना उसने भाई होने के नाते समझा है कि नहीं अब्बू बहुत सख्त हैं, बहुत ज़ुल्म करते हैं, तो उसने बहनों को, चाहे 1 बहन है, चाहे 6 बहनें हैं, उसे बहुत पोलाइट रखा है, बहुत प्यार से उनको पाला है। तो इस वजह से ना ये एक फ़ैसला बनाना कि जी आजकल औरतों में ये कम हो गया है या मर्दों में हो गया है, मुझे लगता है कि ये दिस इज़ नॉट राइट। एक मसला ले सकते हैं हम कि सब्र इटसेल्फ कितने लोगों में ख़त्म हो गया, मुझे लगता है। ये अगर हम उसको पता लगाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा, रादर दैन कि हम ये डिस्कस करें कि किस में ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं मर्द भी देखती हूँ ऐसे जो बहुत सब्र कर रहे हैं, एक्सट्रीम सब्र कर रहे हैं, और मैं ऐसी औरतें भी देखती हूँ जो एक्सट्रीम सब्र करें। एंड ऑफ कोर्स दूसरी साइड भी मिलती है जहाँ पे मर्द भी जो है वो सब्र नहीं कर रहे और बात पे उठ के तलाक दे दी या जो है वो कर दिया। और इसी तरह, और जो आपने कहा जी मर्द आते हैं कि काउंसलिंग करें, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे औरतें आ रही हैं और वो कह रही हैं कि हस्बैंड तो मानते ही नहीं है काउंसलिंग के लिए। वो कहते हैं तुम पागल हो जो है जा रही हूँ, मैं तो पागल नहीं, तुम पागल होगी, तुम जाओ काउंसलिंग करो। तो पागल लोगों का काम है काउंसलिंग करवाना। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से कहना गलत है आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे कि जी औरतों में ज़्यादा मसले हैं या मर्दों में। ओवरऑल मसले हैं पूरी सोसाइटी में, मैं कहूँगी। नहीं, एक्चुअली मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि हमारे पास सबसे मुश्किल काम है ही इस बात पे कन्विंस करना मेल को कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। हाँ, हाँ। ठीक है ना? अब अगर कोई मेंटल या रूहानी दोनों ही। रूहानी पे तो दोनों वो बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर किसी को कहते हैं ना कि आप रुकिया करवा लें, आपको कोई सेहर का या जादू का मतलब, उस पे तो वो और ज़्यादा बिल्कुल ही मतलब आपे से बाहर हो जाते हैं कि तुम बीवी के मामले में कि तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया, तुम जो है ना ये पीर बाबों के चक्करों में पड़ने लगी हो वगैरह, वगैरह। और मेरे पैसे उजाड़ रही है उधर जाके। असल में ये इसमें देखें ना जिस तरह जिस किसी को भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाए, वो हाथ धोता रहे, तो आप उसे कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि तुमने 10 दफ़ा हाथ धो लिए, वो आपको ये कहेगा कि जरासीम मार रहा हूँ मैं तो अभी। तो वो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में असल में पूछा था कि हमारी यहाँ जो सोसाइटी है उसमें मेल कभी भी कन्विंस नहीं होता, अगर वो पागल भी हो ना, वो तब भी अपना इलाज नहीं करवाता। लेकिन ये मेरे सुनने में आया कुछ लोगों के थ्रू कि जो कपल पूरा कपल आ जाता है ना अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, उसमें मेल कन्विंस्ड होता है
इसलिए वो आ जाता है, क्योंकि बाई कंपल्शन आप मेल को नहीं लेके आ सकते, ना तो घसीट के लेके आ सकते हैं, ना बांध के लेके आ सकते हैं। खैर, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, एक क्वेश्चन का हमें हमारी टीम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपने पूछना है, हमारे 1-2 साथियों की शादी होनी है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि लोग अब इसके ऊपर सोचना शुरू हो चुके हैं कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज, और उसकी मैं आपको तौजीहात भी बताता हूँ कुछ। अब उसमें लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लव मैरिज करेंगे, इसमें अभी हम फॉर द टाइम बीइंग, वैसे कैसर भाई हमें डाँटते भी हैं कि आप क्यों निकालते हैं इस्लाम को बीच में से, आपको नहीं निकालना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम इस टाइम डिस्कशन में इस्लाम को एक्सक्लूड करते हैं और वैसे बात करें, क्योंकि इस्लाम से पहले तो रिलेशन रखा नहीं शादी से पहले तो रिलेशन रखा नहीं जा सकता इस्लाम के मुताबिक। तो लोगों का ज़हन ये होता है कि हम यूनिवर्सिटी में या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, एक रिलेशन बिल्ड करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, मेंटल कंपैटिबिलिटी डेवलप करेंगे, देन उसके बाद हम शादी करेंगे, ताकि स्पाउस को पता होगा भी इसका पीछे क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अदरवाइज़ अगर एक अरेंज मैरिज है, उसके अंदर शादी होगी, उसके बाद तो सेट होते-होते ही कई साल लग जाएँगे। तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, शादी एट द एंड इज़ शादी। ये हमारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी लव मैरिज होगी तो ये होगा और अरेंज मैरिज होगी तो ये होगा। जिस शादी ने नहीं चलना ना, तो वो चाहे लव मैरिज हो, 5 साल का 10 साल का रिलेशनशिप हो, उसे नहीं चलना। उसने हो सकता है 10 साल से तो आप साथ थे, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही डिवोर्स। और हमारे सामने ऐसे केसेज़ आए, मीडिया के केसेज़ आए हैं बहुत से ऐसे, जहाँ पर रिलेशनशिप तो बहुत लंबा चल रहा था। अगेन आपने कहा ना कि इस्लाम को अगर हम साइड पे करके बात करें, तो रिलेशनशिप बहुत लंबा चल रहा था। जब शादी हुई है तो 6 महीने बाद ही डिवोर्स हो गया, साल बाद ही डिवोर्स हो गया, 2 साल बाद बच्चे के बाद डिवोर्स हो गया। तो इसलिए ये पहली बात ये है कि ये गारंटी नहीं है कि जी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, अरेंज ही चलेगी और लव ही चलेगी। बहुत से अरेंज मैरिजेस में भी होता है कि शादी हुई और पता चला जी मसले मसाइल। देखें, इस्लाम ने इसलिए जो कॉन्सेप्ट रखा है ना, हम उसको नहीं समझते। इस्लाम ने क्या कॉन्सेप्ट रखा है कि आप एक महरम की मौजूदगी में ना शादी से पहले जितनी बात करना चाहते हैं आप करें, लेकिन महरम की मौजूदगी की शर्त लगाई। वो इसलिए कि आप सोचें, अगर आपके साथ आप जब बात कर रहे हैं एक लड़की से और आपके वालिद या उस लड़की के वालिद अगर उस चैट में, क्योंकि अब तो हम चैट पे ज़्यादा बात करते हैं, या उस रूम में मौजूद हैं, तो आप उसके साथ उनसे फिर क्या बातें करेंगे कि बहुत प्यारी लग रही हो आज, तुम पे तो पिंक शेड बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मुस्कुराती हो तो बहुत ऐसी बातें करेंगे? नहीं। आप पूछेंगे कि अच्छा मुझे बताएं आपका ज़िंदगी को लेके मकसद क्या है? आप अपने स्पाउस में क्या चीज़ें देखना चाहती हैं? अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रेफ़रेंसेस ये हैं, मैं ये खाता हूँ, मेरी ये नेचर है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे गुस्सा तेज़ आ जाता है, या मुझे गुस्सा नहीं आता वगैरह, वगैरह। और उसी तरह वो लड़की भी बजाए इसके कि वो शर्माती घबराती रहे कि अब मेरा मंगेतर मेरे साथ बैठ गया, कोई कमरे में है नहीं, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और कोई रोमांटिक बातें करें, वो भी इसी तरह के क्वेश्चन, अगर उसका फ़ादर उसको कॉन्फिडेंस देगा कि बेटा आई एम विद यू, आस्क हिम व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, बिकॉज़ तुमने इसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो वो भी फिर पूछे कि क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? क्या आप मुझे जॉब करने देंगे? या जिस तरह हमने अभी मसला डिस्कस किया था कि क्या आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुझे रखेंगे या घर अलग देंगे लेके देंगे? सो इस तरह की आपको अलाउड है, आप 5 दफ़ा मीटिंग करके फिर आपको कोई सवाल याद आ गया कि वो ये सवाल तो मैंने पूछा नहीं। आप फिर अगर आपने ग्रुप बनाया हुआ वहाँ पे पूछते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन ही पूछा, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, तो खर्राटे लेता हूँ सोते हुए, तो आप मेरे साथ गुज़ारा कर लेंगी? आपको प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी नींद का मतलब इट्स नॉट फनी। बाद में ये चीज़ें फड्डे हो जाते हैं ना कि जी ये तो खर्राटे ही इतने ज़्यादा लेता है, मेरी तो नींद हराम होगी, मैं नहीं रह सकती इस शख्स के साथ। तो ये आप मैच्योरिटी के लेवल पे, क्योंकि लव मैरिज में भी यही हो रहा है कि जी वो क्या है, आप मुझे तो उसको देखते ही पसंद आ गया, मुझे उसकी आंखें पसंद हैं, मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद है, उसकी ज़िंदगी को देखने का ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन आप उस तरह से नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ना एक प्रेशर आ रहा होता है एट द एंड कि मैंने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है इसको, बिकॉज दिस पर्सन लव्स मी। तो मैं घर में जैसी भी रहती हूँ, मतलब घर में मैं बाल कंघी करती हूँ नहीं करती हूँ, कपड़े जैसे, अब मैंने इसके सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है। मैं प्यारी भी लगूंगी और मैं हंसूंगी भी तो बहुत तमीज़ से हंसूंगी, और लड़का भी यही कर रहा होगा कि मैं गुस्सा कंट्रोल करूंगा, इसके सामने ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, गाली नहीं देनी। वैसे चाहे दोस्तों में बैठ के गंदी गंदी गालियाँ देते हो, लेकिन अभी क्योंकि वो वाला फेस चल रहा है ना, तो मैंने गाली नहीं देनी, बहुत कंपोज्ड रहना है, बड़ा अपने आप को मेच्योर शो करना है। और जब शादी हुई जी, फिर रियलिटीज़ खुल के सामने आई, फिर मुँह से गालियाँ भी निकल रही हैं, फिर गुस्सा भी हो रहा है। लड़की जो है उसका भी फिर आपको पता चल रहा है कि ये तो हर वक़्त जो है वो हीरोइन बन के घूमती थी, अब तो इसके बाल ही नहीं समेटे हुए, इसको तो खाना भी उस तरह पकाना नहीं आता, मेरे लिए सैंडविचेज़ तो बना-बना के लाती थी, भिंडी तो बनानी नहीं आ रही है इसको। क्योंकि ये रियलिटी ना, इस तरह के छोटे-छोटे मसले फिर होते हैं। तो इस वजह से आप इस चीज़ को समझने की या सोचने की बजाय, देखिए आपको कोई पसंद आना दैट्स फाइन, कोई आपको किसी भी वजह से पसंद आ गया, लेकिन कि जी वी फेल इन लव फर्स्ट एंड देन वी गॉट मैरिड, इसलिए हमारी शादी सक्सेसफुल होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आपका कोई प्रेफरेंसेस हैं स्पेसिफिक, तो अपनी फैमिली को भी कम्युनिकेट कीजिए कि अगर मुझे कोई लड़की चाहिए तो वो ऐसी हो, और लड़की भी बताए कि अगर कोई लड़का हो तो मुझे इस तरह की एजुकेशन हो, इस फील्ड से हो, ऐसा उसका
लुक्स हों वगैरह वगैरह। इवन दो कि मुझे लगता है कि ये टेलर मेड रिश्ते ढूंढना भी बड़ा अजीब सी बात है, क्योंकि हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं जब हमारे पास रिश्ते आते हैं लोग मांगने, स्पेशली लड़कों की माएँ आ जाएँ तो वो बहुत ही टेलर मेड रिश्ते चाहिए होते हैं उनको, बाल लंबे हों, हाइट लंबी हो, रंग गोरा हो, ये पढ़ी हो, वढ़ी हो, ये वो। लेकिन ये कि आप अपनी प्रेफ़रेंसेस रख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ ये कोई उसकी गारंटी नहीं है कि लव मैरिज ही सक्सेसफुल होगी या फिर अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल होगी। बहुत सारी लव मैरिजेस के अंदर भी ये बात देखने में आई है ना कि अक्सर ख़ास तौर पे, क्योंकि लव मैरिज में आपको पता है कि लव मैरिज के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन भी बच्चों की बहुत होती है कि मैं शादी करूँगा आपके साथ और ये और वो, देन आफ्टर देन दे लीव। तो कुछ ये कंप्लेंट भी सुनने में आई कि बच्चियाँ ख़ास तौर पे जिन्होंने अपनी फैमिली का, जैसे आपने भी बात की कि पहले से सेटबैक्स थे, कई उनके ट्रॉमास थे, तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने लव मैरिज की, लेकिन शादी के बाद पता लगा कि ये तो वहाँ से भी ज़्यादा डरावना ख्वाब निकल के सामने आया। अब एक चीज़ आपने मेंशन करी थी, उसी के बारे में मैंने आपसे पूछना भी था कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज कमिटमेंट्स की जाती हैं कि जी आपकी बच्ची अगर पढ़ना चाहती है उसको शादी के बाद हम पढ़ने देंगे, आपकी बच्ची अगर जॉब करना चाहती है हम जॉब करने देंगे। उन केसेस के अंदर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ज़्यादातर लड़के वालों की तरफ से स्टेटमेंट ये आती है कि लड़का और लड़की मिलके आपस में तय कर लेंगे क्या होगा। लेकिन इन दैट केसेस मैंने यही देखा है कि आफ्टर मैरिज इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का हो जाता है और लड़का बच्ची को ना तो पढ़ने देता है और ना ही शादी करने देता है। तो फिर पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? जॉब नहीं करने देता, ना शादी। हाँ, बिल्कुल, जॉब ही नहीं करने देते। क्योंकि मेरा भी ये ख़्याल है कि अगर पॉसिबली मैं इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा कि जो लोग इतनी जल्दी शादी करने में कर रहे हैं कि एक बच्ची को सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के अंदर ही शादी करना चाह रहे हैं, तो इट मीन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हर एजुकेशन। हाँ, देखें अगर तो पहली बात ये है कि अगर आप ये शर्त रखना चाह रहे, क्योंकि अगेन हम यहाँ पर किसी की गारंटी नहीं ले सकते। मेरे ख़्याल से जानता तो हर इंसान ही है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सैडली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर झूठ बोलना इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी ईज़ी। इस्लाम ने बहुत डिस्करेज किया है और साइकोलॉजिकली भी झूठ बोलना इज़ नॉट आइडियल। आपको बहुत उसका जो है वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगेन अब हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते, ना हम बार-बार लोगों को एडवाइस कर सकते हैं कि जी आप पहली एडवाइस तो यही होगी, तो यही पेरेंट्स को भी कि आप किसी की बेटी की ज़िंदगी जो है वो ये कह के, या इवन किसी की बेटी की ज़िंदगी भी जो है वो फ़ॉल्स होप देकर कोई ना बर्बाद करें। अगर आपको लगता है कि कर सकते हैं, करवा सकते हैं तो करें, अगर नहीं तो ना करें। और सेकंडली ये है कि पेरेंट्स को, बच्चियों के भी पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर तो बच्ची को शौक है, अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं और लेट्स से रिश्ता आ गया, आपको लग रहा है बहुत आइडियल है, तो आप उनसे वक़्त माँग लें कि बच्ची को ये वाला इसका साल कंप्लीट करने दें या 2 साल रह गए कंप्लीट करने दें। इंशाल्लाह उसके बाद हम दोबारा बात कर लेंगे, अगर तब तक नसीब में हो, क्योंकि नसीब में जो चीज़ लिखी है वो टल तो नहीं सकती ना। तो आप देख लें कि अगर नसीब में होगा और आपने ना कहीं और किया हुआ, तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा बात करके देख लेंगे। और ऐसा होता भी है कुछ केसेस में कि वो कह देते हैं और फिर जब साल 2 साल बाद दोबारा राब्ता किया जाता है, पता चलता नहीं हुई शादी, उन्होंने भी कहीं नहीं की और इवेंचुअली हो जाता है। तो पहली चीज़ तो होनी यही चाहिए कि आप बच्ची की, अगर कोई है उसकी इस तरह की एम्बिशियस हैं, तो कोशिश करें कि उसको कंप्लीट करवा के ही उसको भेजें, ताकि उसको बाद में ना प्रॉब्लम हो। इन केस अगर नहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो अनअवॉइडेबल है, आपको करनी ही पड़ी है, तो फिर मेरे ख़्याल से जो लड़के के पेरेंट्स हैं उनको भी ये ख़्याल रखना चाहिए। या तो आप क्लियरली बोल दें, अगर आपकी नीयत है कि नहीं करने देना बाद में, तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। क्योंकि बात वही आती है कि ये किसी की लाइफ डिपेंडेंट है ना, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ, तो आप क्यों जो है विलन बनना चाह रहे हैं, या क्यों आप उनको उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करना चाह रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप ना ऐसा कोई वादा करें, ना ऐसे कोई कमिटमेंट करें, और पहले से क्लियरली बता दें कि नहीं जी हम नहीं पढ़ाने की वो दे सकते या जो भी है, तो वो ताकि उसकी बेसिस पे फैसला करें, या तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, फिर वो उसी तरह से करें कि ठीक है नहीं पढ़ना, फाइन एंड आई एग्री, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तो दैट्स फाइन। एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ एडवाइस करें हमारे उन कपल्स को जो अभी न्यूली मैरिड हैं, और जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि बहुत सारी जो है ना वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि मीट नहीं की जा सकती रियलिस्टिकली। तो क्योंकि बहुत से कपल्स, आपको पता होगा कि जल्दबाजी में फ़ैसला ले लिया, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारी खूबियाँ याद आना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी अच्छाइयाँ, और फिर जब आफ्टरवर्ड्स वो रवैया देखते हैं अपने रिश्तों में, उन्हीं खून के रिश्तों में जाके जो शादी से पहले थे, तो फिर उनको बहुत एहसास होता है। आई रिसेंटली मेट अ साइकियाट्रिस्ट, तो उनकी भी कोई ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले डिवोर्स हो गई थी, एंड वो आज भी कहते हैं कि बस उस वक़्त मैंने जो है ना वो गलती में ये कर लिया, एक छोटी-सी गलती की वजह से, और मुझे आज तक जो है वो उसका पछतावा है। सो मैं आपको कहूँगा आप कुछ पीस ऑफ एडवाइस ऐड करें इसमें काइंडली। एडवाइसेस वैसे तो बहुत सी हैं। शादी का टॉपिक जो है इस वक्त आजकल के दौर में इतना
ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। कि अब तो दिल चाहता है कि हर लिहाज से हर हर उसकी जो है ना उस पे एडवाइस की जाए, समझाया जाए, बात की जाए। लेकिन अभी क्योंकि वक्त ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कम है, अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन जो है ना उसको ज़रूर रखें एक दूसरे के साथ। डोंट सफ़र इन साइलेंस। कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी की बात हमें कोई बुरी लग रही होती है, और जैसे आपने कहा जी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, वादे याद आ जाते हैं, तो हम बस अपनी ही सोचों में ही खुद ही सोच-सोच के खुद ही नेगेटिव होते रहते हैं, खुद ही फैसले रहते रहते हैं दिल में, और उसको दबाते रहते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब हम वो बॉम्ब की तरह फट जाते हैं फिर। तो पहली चीज़ ये है कि कम्युनिकेट ज़रूर करें, और दूसरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपसे कम्युनिकेट किया जा रहा है तो प्लीज़ उसे सुन लें। ये ना कहें कि अगर कोई कोई क्योंकि इंसान है ना, हर इंसान के सोचने का, समझने का तरीका अलग है। तो अगर किसी किसी इंसान को कुछ चीज़ फ़ील हो रही है, शायद आपको वो जस्टिफ़ाई ना लग रही हो, आपको गलत लग रही हो, लेकिन सुन लें एटलीस्ट। और फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। शादी एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, अगर उसको हम खूबसूरत बनाना चाहें तो। और अगर हम उसको खूबसूरत ना बनाना चाहें तो वो बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है, बहुत ज़हरीला ज़हरीला हो सकता है, और एक ज़िंदगी भर की कैद भी बन सकता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू पीपल। अगर दो लोग ये डिसाइड कर लें कि बस दिस इज़ इट, इसी में हमने जीना मरना है, इसी में, जैसे मैंने मिसाल दी थी ना कि जब हमारे बहन भाई होते हैं या हमारे वालिदैन हैं, अब वो किस तरह के भी हों, कैसे भी हों, जब हमें पता होता है ना कि इनके साथ ही हमने रहना है, चाहे अगर बच्चा हो तो बच्चे को भी पता चल जाता है ना इनके साथ ही रहना है, अब 20 साल तक रहना है, 25, 30, 40, जब तक रहना है इनके साथ ही रहना है, यही है, यही माँ-बाप हैं और मैं इनको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फिर आप उनकी हर चीज़ के ऊपर ना किसी तरह गुज़ारा करते हैं, सॉल्यूशन ढूँढते हैं, जो भी करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ की भी अगेन एज़ आई सेड कि अल्लाह ना करे इसी तरह से अगर ऐसा होगा कि पेरेंट्स जो है वो मारना ही शुरू हो गए हैं फिज़िकली, तो ऑफ़ कोर्स फिर आप एक्शन लेंगे या जो भी करेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई एक्सट्रीम केसेस हो, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अदर देन दैट बाकी तमाम सिचुएशंस में, चीज़ों में आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट समझना चाहिए, ना कि आप ये समझें कि कोई कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे दो लोगों का मुकाबला है कि कौन बेस्ट करेगा और कौन सही है। हर वक्त खुद को सही प्रूव करने की कोशिश में, बेस्ट प्रूव करने की कोशिश में, इट्स नॉट गोना वर्क। तो इसलिए कोशिश करें कि दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, और दूसरा बंदा उसको सुने और उसको एड्रेस करने की कोशिश करे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस रिश्ते को लेकर चला जा सकता है। थैंक यू सो मच सिस्टर सारा फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड टाइम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।